परफॉर्मर्स उसके काम को देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल अलग इंसान बन गए हैं। वो उसके क्यूट डिजाइन्स पर चिल्ला उठते हैं, ये मानते हुए कि कोई और डिजाइनर ऐसे कमाल नहीं कर सकता। हर कोई बेसब्री से अत्सुमो को पुकारता है, ये उम्मीद करते हुए कि अगला नंबर उनका होगा उसके क्रिएशंस पाने के लिए। इस चमकती हुई दुनिया में वो बैकग्राउंड में रहकर बिना थके काम करता है। वो कॉन्फिडेंटली किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि अंदर ही अंदर वो ये विश करता है कि वो बस सबके साथ एक नॉर्मल ऑर्डिनरी जवानी एंजॉय कर सके। अत्सुमो की 7 बहनें हैं और वो सब जापान की टॉप टियर एंटरटेनर्स हैं। एक एंटरटेनमेंट असिस्टेंट के रूप में उसका रोल उन्हें पर्दे के पीछे से सपोर्ट करना था। उसके 18th बर्थडे पर उसकी मां ने उसे फैमिली डिनर के बारे में मैसेज किया सेलिब्रेट करने के लिए। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि कमरे में अंधेरा था और जलती हुई मोमबत्तियां थी। वो सेलिब्रेशन दरअसल एक खौफनाक फेयरवेल पार्टी थी, जिसमें एक स्कल से सजा हुआ केक रखा था। उसकी मां अमाना ने एक सिनिस्टर स्माइल के साथ अनाउंस किया कि अब सेलिब्रेट करने का वक्त आ गया है। अत्सुमो सदमे और कंफ्यूजन में देखता रह गया। जैसे ही अत्सुमो उस लंबे डाइनिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ, अपनी 7 बहनों से घिरा हुआ, उसकी मां ने एक शॉकिंग फैसला सुनाया। उस दिन से वो अब उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं था। अत्सुमो पूरी तरह से सुन्न हो गया। वो मुश्किल से प्रोसेस कर पा रहा था कि वो क्या सुन रहा है। अमाना ने रूखेपन से पूछा कि क्या वो उसकी बात समझने में नाकाम रहा है। वो कंफ्यूजन में बस हकला कर रह गया। इस अचानक हुए ऐलान से हिलकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने सवाल किया कि उनका मतलब क्या है कि वो अब फैमिली का हिस्सा नहीं है। वो जोर से बोला कि क्या ये किसी तरह का मजाक है। उसकी बहनें, जिनमें इयो, मिका और मुत्सुकी शामिल थीं, बिल्कुल पत्थर बनी बैठी रहीं। उसकी जुड़वा बहन, जो आइडल मुत्सुकी है, उसने उसे एक बेकार कचरे का टुकड़ा यानी यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश कहकर उसकी उम्मीद तोड़ दी। तीसरी बेटी मॉडल मिका ने हामी भरी, ये कहते हुए कि उसे विश्वास नहीं होता कि वो रिलेटेड है। याचिरू, जो 7वीं बेटी है और एक यूट्यूबर है, उसने कठोरता से कहा कि कोई भी इतना घटिया प्रैंक नहीं देखेगा। दूसरी बेटी फुताबा ने खुशी से बाकियों की हाँ में हाँ मिलाई। पहली बेटी एक्ट्रेस इयो ने ऐलान किया कि वो एक बेवकूफ़ हाफ ब्रीड है, जिसकी उनके एलीट घर में कोई जगह नहीं है। चौथी बेटी वॉइस एक्ट्रेस शिकी बस उसकी हालत पर जोर से हंस पड़ी। छठी बेटी नाना चुप रही। उनकी मां अमाना ने कन्फर्म किया कि वो सीरियस हैं। उसने अपने गहरे विश्वास का खुलासा किया कि आदमी गंदे सुअर होते हैं, जिन्हें आमासा की फैमिली में नहीं होना चाहिए। अत्सुमो डिसबिलीफ में देखता रह गया। उसका दिल डर से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि एक भी इंसान इस चीज को मना नहीं करेगा जो हो रहा था। कांपते हुए उसने पूछा कि क्या वो सच में उसे फैमिली से निकालने वाले हैं। उसने उनसे रिकंसिडर करने की भीख मांगी, ये मानते हुए कि वो उससे नफरत करते हैं। चेहरे पर आंसू बहते हुए अत्सुमो चिल्लाया कि भले ही वो वर्थलेस हो, उसने उन्हें सपोर्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी, क्योंकि वही उसकी इकलौती फैमिली थी। उसने उनसे भीख मांगी कि वो उनका रिश्ता ना तोड़े। उसकी मां शांत रही और उन पर कोई असर नहीं हुआ। शिकी बस उसके दर्द पर हंसती रही। मुत्सुकी ने उसे इडियट कहा और बोला कि उसका गिड़गिड़ाना बेकार है। उसने वो डेवस्टेटिंग सच्चाई बताई कि उन्होंने कभी भी उसे अपनी फैमिली का मेंबर नहीं माना था। अत्सुमो इस खुलासे से टूट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच कैसे हो सकता है जब वो इतने लंबे समय से साथ रह रहे थे। अमाना ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने उसे सिर्फ एक कंडीशन पूरी करने के लिए रखा था। अत्सुमो शॉक में सुनता रहा। वो कंडीशन उनकी ग्रैंडमदर की विल का पार्ट थी। उन्हें उसकी 18th बर्थडे तक उसकी देखभाल करनी थी ताकि उन्हें इनहेरिटेंस मिल सके। उसने मजाक उड़ाते हुए क्लियर किया कि यही एक वजह थी कि वो वहां था। अमाना ने नाक सिकोड़कर कहा कि ये सब पैसों के लिए था और इसमें कभी कोई प्यार शामिल नहीं था। उसने उसे एक यूजलेस फेलियर कहा जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और हमेशा एक बोझ बना रहा। अमाना ने राहत की मुस्कान के साथ डिक्लेयर किया कि उनकी लंबी मुसीबत आखिरकार खत्म हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया दिन उसका 18th बर्थडे था। उसने अनाउंस किया कि अब जश्न मनाने का वक्त है और वो खौफनाक केक उसकी डरी हुई आंखों में दिख रहा था। उसने उसे हैप्पी बर्थडे विश किया और एक आखिरी फेयरवेल दिया। वो सेलिब्रेशन आखिरकार उससे छुटकारा पाने के लिए थी। अत्सुमो को अपनी वो उम्मीद याद आई कि अगर वो उन्हें सपोर्ट करने के लिए मेहनत करेगा तो एक दिन वो उसे अपना लेंगी। उसे रिच में लगता था कि वो फैमिली है। अपनी आखिरी उम्मीद बुझने के साथ उसने डिसाइड किया कि अब बहुत हो चुका। उसे ऑर्डर दिया गया कि वो अपना फ़ोन और काम के सारे टूल्स वहीं छोड़ दे ताकि कोई पोटेंशियल लीक ना हो। अत्सुमो समझ गया और राजी हो गया। उसने चुपचाप खुद से कहा कि वो इस आखिरी लम्हे को बिना रोए बर्दाश्त करेगा, उन्हें सपोर्ट करने के अपने आखिरी एक्ट के रूप में। उसने अपना फ़ोन टेबल पर रख दिया। फुताका उसके जाने पर खुशी से झूम उठी। मिका ने कहा कि वो इस दिन का इंतजार करते करते थक गई थी। मुत्सुकी ने उसे दफा हो जाने को कहा। याचिरू ने उसे वापस ना आने के लिए कहा।
उनकी क्रूएल्टी के बावजूद अत्सुमु ने आंसू भरी मुस्कान दी और सब कुछ के लिए धन्यवाद किया। जैसे ही उनकी यादें जलकर राख हो गईं, उसने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया। उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। हाथ में अपना सामान लिए वो उस आलिशान मैंशन से दूर चला गया। आंखों में आंसू लिए उसने अपने पुराने सेल्फ को अलविदा कहा और इस तरह अपने 18th बर्थडे पर उसे उस फैमिली ने निकाल दिया जिसने उसे पाला था। लेकिन उस वक्त वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि आगे क्या होने वाला है। एक चांस एनकाउंटर उसका इंतजार कर रहा था, एक ऐसा एनकाउंटर जो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। ये कहानी है कि कैसे एक लड़का जिसने अपनी फैमिली और घर दोनों खो दिया, जिसका एकमात्र स्किल दूसरों को सपोर्ट करना था, कैसे वो एक ऑर्डिनरी यूथ एंजॉय करने लगा। शोबिस के अंडरडॉग की राइज टू फेम स्टोरी अब शुरू होती है। अत्सुमु एक छोटे खाली कमरे में लेटा हुआ था, ये सोचते हुए कि एक नॉर्मल लाइफ जीने की उसकी सिंपल विश अब नामुमकिन लग रही थी। अपनी ही फैमिली द्वारा निकाले जाने के दर्द ने उसे रुला दिया था। उसने सब कुछ खो दिया था। अब ना कोई घर था, ना फैमिली और ना ही उसके नाम पर कोई पैसा। चेयरमैन के ऑफिस में डेस्क के पीछे बैठी महिला ने सवाल किया कि क्या अत्सुमु की कहानी सच है। अत्सुमु ने शर्माते हुए कंफर्म किया कि वो आज से स्कूल ड्रॉप आउट करना चाहता है। हालांकि कमरे में मौजूद एक और लड़की ने डिक्लेयर किया कि वो उसका फैसला एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आइडल अशिया असुका ने पैशन के साथ अत्सुमु के एक्सपल्शन के खिलाफ बहस की। अत्सुमु ने उसके आउटबर्स्ट के जवाब में एक छोटी थकी हुई हंसी दी। उसने असुका को उसकी फिक्र के लिए थैंक्स कहा, जिससे असुका ने उसे याद दिलाया कि वो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाए। उसे याद आया कि वो असुका से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने काम के दौरान कुछ बार मिल चुका है। वो टॉप आइडल ग्रुप एस्टरिस्क का हिस्सा थी, जो इंडस्ट्री में एक डोमिनेंट फोर्स थी। इससे बढ़कर वो ग्रुप की चहेती लीडर थी, जिसे उसके फैंस बहुत प्यार करते थे। बेमिसाल खूबसूरती और एक ऐसी मुस्कान जो किसी को भी मोह ले, अशिया असुका को जापान की बेस्ट आइडल माना जाता था। असुका को लगा कि भले ही अत्सुमु अपनी परेशानियों के साथ ठीक हो, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो खुद से बड़बड़ाई, ये सोचकर टच्ड हुई कि अपनी परेशानियों के बावजूद वो उसकी फिक्र कर रहा था। अत्सुमु उसकी काइंडनेस से रो पड़ा, ये सोचते हुए कि वो कितनी अमेजिंग टॉप आइडल है। चेयरमैन ने इमोशनल असुका को शांत करने की कोशिश की, जो अपनी मां से प्रोटेस्ट कर रही थी। आहें भरते हुए चेयरमैन ने अपनी बेटी को याद दिलाया कि अत्सुमु अपना फैसला ले चुका है। चेयरमैन आसिया सकोया ने पूछा कि क्या वो अत्सुमु से उसके फैसले के बारे में सवाल कर सकती है। उसने कहा कि जहां तक वो समझती है उसे क्विट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उससे कोई और वजह पूछने लगी। अत्सुमु अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन करने के लिए शब्द ढूंढने में संघर्ष कर रहा था। आखिरकार वो बड़बड़ाया कि कोई खास वजह नहीं है और शर्माते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। उसके जवाब ने आसुका को गुस्सा दिला दिया, जिसने उसे पकड़ा और पूछा कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहा है। अत्सुमु ने दुख भरे एक्सप्रेशन के साथ माना कि वो बस गिल्टी फील कर रहा था। यूमेकोशी एकेडमी एक प्रेस्टीजियस स्कूल है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए डेडिकेटेड है, जहां कई सेलिब्रिटीज़ पढ़ते हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि क्योंकि वो इंडस्ट्री छोड़ रहा है, वो उन स्टूडेंट्स के बीच आउट ऑफ प्लेस फील करता है जो अपने फ्यूचर को लेकर इतने सीरियस हैं। उसे लगा कि स्कूल अटेंड करना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, बाकी स्टूडेंट्स की बेइज्जती होगी। आसुका ने गहरी चिंता के साथ उसकी बात सुनी। अत्सुमु ने ऐड किया कि वो इतना बिजी रहता था कि शायद ही कभी क्लासेस अटेंड करता था, जिससे ऐसा लगता था कि वो पहले ही ड्रॉप आउट कर चुका है। ये सुनकर आसुका ने उससे पूछा कि कितने लोग उसके काम के इंचार्ज थे। आसुका ने उसे अनजान बनना बंद करने को कहा, ये जिद करते हुए कि 7 सेलिब्रिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ी होगी। उसने एक्सप्लेन किया कि एक इंसान के लिए सारी प्रोड्यूसिंग, मैनेजिंग और प्लानिंग संभालना नामुमकिन है, और एक प्रॉपर टीम होने से वो स्कूल अटेंड कर पाता। अत्सुमु ने रिवील किया एक डेज्ड लुक के साथ कि टीम में सिर्फ वही अकेला था। आसुका को विश्वास नहीं हुआ। उसने उस पर फिर से मजाक करने का इल्ज़ाम लगाया। उसने बात टालने की कोशिश की, ये कहकर कि वो स्किल्ड नहीं था और काम बस समय के साथ बढ़ता गया। अत्सुमु ने सवाल किया कि आसुका उसके साथ ऑफिस में क्यों है। आसुका हकलाई कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चेयरमैन की बेटी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे इन्वॉल्व होना ही है। उसकी मां ने खुशी से खुलासा किया कि आसुका ने सिक्योरिटी को बोल रखा था कि जैसे ही अत्सुमु होए उसे कॉल किया जाए, जिससे आसुका घबरा गई। अपनी मां के खुलासे से पूरी तरह शर्मिंदा होकर आसुका बस हकला सकी और शर्मा गई। अत्सुमु मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, ये सोचते हुए कि उसका रिएक्शन क्यूट था। उसने तुरंत अपने कमेंट के लिए माफ़ी मांगी। आसुका, जो बुरी तरह से ब्लश कर रही थी, उसने जिद की कि वो गुस्सा नहीं है, पर उसने भीख मांगी कि वो उसे क्यूट बुलाना बंद करे। शर्मिंदगी से भरी हुई आसुका ने रोते हुए पूछा कि वो उससे और क्या चाहती है। इस दौरान अत्सुमु अभी भी सोच रहा था कि वो कितनी क्यूट है। चेयरमैन ने गला साफ किया, उनका ध्यान वापस मुद्दे पर लाते हुए। उसने अत्सुमु को बताया कि उसे एक आखिरी चीज़ पूछनी है।
साकुया ने एक्सप्लेन किया कि अब से उसकी ज़िंदगी उसके खुद के चॉइसेस से चलेगी। फिर उसने उससे पूछा कि स्कूल छोड़ने के बाद वो क्या करना चाहता है। वो अपने ख्याल बताने लगा। वो हमेशा अपनी बहनों को सपोर्ट करने में इतना बिजी रहा कि उसे कभी अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह जीने का मौका नहीं मिला। उसने डिसाइड किया कि वो एक नॉर्मल स्कूल अटेंड करना चाहता है, पढ़ाई करना, दोस्त बनाना और शायद एक गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहता है। अत्सुमु ने डिटर्मिनेशन के साथ डिक्लेयर किया कि वो बस एक ऑर्डिनरी यूथ एंजॉय करना चाहता है। साकुया ने एक सॉफ्ट स्माइल के साथ उसकी बात सुनी। फिर उसने उसे बताया कि वो उसके लिए एक परफेक्ट स्कूल जानती है। वो एक नए टाउन में पहुंचा, अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार। उसने सोचा कि कैसे उसके पुराने स्कूल की चेयरमैन इतनी काइंड थी, जिसने उसके लिए ट्रांसफ़र और डॉर्म अरेंज किया। उसे याद आया कि उन्होंने कहा था कि उसकी मदद करने से आसुका की भी मदद हो सकती है। हालांकि वो उन्हें थोड़ी अजीब पर कैरिंग लगी। उन्होंने फिलहाल के लिए उसका रेंट और खर्चा उठाने का ऑफर भी दिया था, जिससे वो खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहा था। उसने खुद से वादा किया कि वो स्टूडेंट रहते हुए पार्ट टाइम काम करेगा और उन्हें पैसे वापस करेगा। हालांकि बहुत कुछ हुआ था, उसे लगा कि उसकी नई जिंदगी आखिरकार शुरू हो रही है। वो नॉर्मल स्कूल लाइफ जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, अब उसकी पहुंच में थी। उसके ख्यालों में पास की एक बातचीत से रुकावट आई। दो डरावने मिनेसिंग दिखने वाले लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि वो उनकी बात सुने। लड़की चुपचाप खड़ी रही, उनकी हरकतों को इग्नोर करते हुए। वो डेलिंक्वेंट्स और ज़्यादा जिद्दी होने लगे, उसे इग्नोर ना करने के लिए कहने लगे। अत्सुमु इस सीन को देखकर शॉक में था। उसने सोचा कि क्या जिस टाउन में वो शिफ्ट हुआ है वो एक्चुअली अनसेफ है। उसे थोड़ी देर के लिए अपनी सेफ्टी की चिंता हुई, इमेजिन करते हुए कि कैसे वो अपने छोटे साइज की वजह से डिलिंक्वेंट ब्रॉल में कुचला जाएगा। उसका ध्यान वापस लड़की पर गया, जो काफ़ी परेशान लग रही थी। ये तय करते हुए कि ये हिचकिचाने का वक्त नहीं है, अत्सुमु को एहसास हुआ कि एक लड़की मुसीबत में है और वो सीन की तरफ भागा। आंखों में डिटर्मिनेशन लिए वो जानता था कि उसे उसकी मदद करनी होगी। अत्सुमु के प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स जाग गए जैसे ही उसने लड़की को मुसीबत में देखा। उनमें से एक डिलिंक्वेंट ने गुस्से में नीचे देखा, रुकावट से परेशान होकर। उसने उस आदमी को रोकने के लिए सख्ती से उसकी कलाई पकड़ी। बिना हिचकिचाए अत्सुमु ने इंटरवीन किया, खुद को लड़की और उन हैरेसर्स के बीच में खड़ा कर दिया। डिलिंक्वेंट्स ने अत्सुमु को कन्फ्रंट किया, उसे पीछे हटने की धमकी दी। अत्सुमु शुरुआत में सिचुएशन से थोड़ा हैरान था। उसने सवाल किया कि क्या उसका इंसाफ का सेंस गलत जगह पर है, लेकिन लड़की की परेशानी देखकर उसका मदद करने का फैसला पक्का हो गया। उसने कॉन्फिडेंटली लड़की से कहा कि वो उसे भी प्रोटेक्ट करेगा। उसकी कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन ने डिलिंक्वेंट को गुस्सा दिला दिया। डिलिंक्वेंट आगे लपका, अत्सुमु पर धमकियां चिल्लाते हुए। अत्सुमु का एक्सप्रेशन सीरियस और फोकस्ड रहा। उसने आसानी से आते हुए पंच को डॉज कर लिया, जिससे उसका दुश्मन शॉक हो गया। अत्सुमु ने हैरान डिलिंक्वेंट का हाथ पकड़ लिया। एक फ्लूइड मोशन में उसने उस आदमी को अपने कंधे के ऊपर से फेंक दिया। डिलिंक्वेंट पूरी तरह से हैरान रह गया कि अभी क्या हुआ। डिलिंक्वेंट जोर से पेवमेंट पर गिरा। वो जमीन पर लेटा रहा, स्टंट था कि वो थ्रो पेनलेस था। अत्सुमु ने एक्सप्लेन किया कि उसने एक आइकिडो रिस्ट टर्निंग थ्रो यूज किया था। स्ट्रेच करते हुए अत्सुमु ने लड़की को बताया कि ये एक आइकिडो मूव है। उसने उन्हें एक डरावनी मुस्कान दी, ये पूछते हुए कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। डर के मारे डिलिंक्वेंट्स वहां से भाग खड़े हुए। उनके जाने के बाद अत्सुमु ने राहत की सांस ली। अत्सुमु ने अपना माथा पोंछा, खुद से ये मानते हुए कि वो हद से ज़्यादा नर्वस था। उसे याद आया कि उसने अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बिना थके ट्रेनिंग की थी, लेकिन लंबे समय के बाद ये उसकी पहली असली लड़ाई थी। आइडल्स और सेलिब्रिटीज़ होने के नाते उसकी बहनें कई तरह के खतरों से घिरी रहती थीं। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसने कई मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल की थी। उसने उदासी से खुद को याद दिलाया कि उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा पीछे छूट चुका है। लड़की ने हिचकिचाते हुए अत्सुमु को आवाज़ दी। जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ा, वो देखकर दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि उस मोमेंट में वो पहली बार उसका चेहरा सच में देख रहा है। लड़की घबराई हुई और शर्माती हुई उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। अत्सुमु रिफ्लेक्ट करता है कि ये उनकी किस्मत वाली मुलाकात की शुरुआत थी। उसे पता चलता है कि उसका नाम सुकियो हिमेजी है। उसे झटके से एहसास होता है कि उसने नोटिस ही नहीं किया था कि वो कितनी खूबसूरत थी। उसे लगा कि वो उसकी बहनों से भी बढ़कर थी। वो ओवरवेल्म्ड फील करता है कि वो कितनी क्यूट है। अपने मन में वो उसे एक एंजल से कंपेयर करता है। उसे उसकी मदद करने पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। सुकियो उसे धीरे से ये कहते हुए सुन लेती है कि वो सच में वही मीन करता था जो उसने कहा था। सुकियो रोते हुए अपना ग्रैटिट्यूड जताती है, ये मानते हुए कि उसने उसकी जान बचाई है। अत्सुमु सोचता है कि वो ज़रूर बहुत डरी हुई होगी। वो उसे कंफर्ट करने के लिए उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि चिंता ना करें। इस एक्शन से उसे अपनी बहनों को कंफर्ट करने की यादें आ जाती हैं। वो जाना पहचाना जेस्चर उसे पास्ट की याद दिलाता है। सुकियो उसके टच से स्पीचलेस और घबरा जाती है।
अत्सुमु पैनिक करता है और अचानक उसके सर पर हाथ फेरने के लिए माफ़ी मांगता है। वो अपनी ही शर्मनाक हरकत से शर्मिंदा हो जाता है। उस ऑकवर्ड मोमेंट में उन दोनों को याद आता है कि उन्होंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। घबराहट में हिलते हुए वो अपना इंट्रोडक्शन हिमेजी सुकियो के रूप में देती है। अत्सुमु अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, उसे उसका नाम भी उतना ही क्यूट लगता है जितनी वो खुद है। जैसे ही वो उसका नाम पूछती है, उसे याद आता है कि हाल ही में उसे अपनी फैमिली से निकाल दिया गया था। वो अपना नाम साकागावा अत्सुमु बताता है, एक्सप्लेन करते हुए कि ये उसके डैड का सरनेम है। उसका इंट्रोडक्शन उसके पेट से आई एक जोर की ग्रोल से इंटरप्ट होता है। सुकियो ये सुनकर शॉक हो जाती है कि वो न्यूट्रिएंट जेली पर जिंदा है और उसे चिंता होती है कि वो कोलैप्स हो जाएगा। उसकी हेल्थ की चिंता करते हुए वो उसे एक ऑफर देती है। सुकियो जिद करती है कि वो उसे उसकी दयालुता का बदला चुकाने दे। एक घबराया हुआ अत्सुमु उसका ऑफर एक्सेप्ट करता है। अत्सुमु साकागावा, जिसने अपनी जिंदगी अपनी 7 फेमस बहनों को सपोर्ट करने में बिताई थी, अचानक उसके 18th बर्थडे पर उसकी फैमिली द्वारा निकाल दिया गया। निकाले जाने और कंगाल होने के बाद वो खुशकिस्मत था कि चेयरमैन की दयालुता की वजह से उसे एक नए स्कूल में ट्रांसफर मिल गया। भले ही उसे डॉम जाना था, लेकिन वो खुद को एक ऐसे खाने का लुत्फ उठाते हुए पाता है जो इतना अच्छा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। अत्सुमु घबराते हुए पूछता है कि क्या सच में उसके लिए इतनी बड़ी दावत उड़ाना ठीक है, और सुकियो उसे भरोसा दिलाती है कि ये ठीक है। ये खाना खूबसूरत हिमेजी सुकियो की तरफ से एक थैंक यू है, जो एक्सप्लेन करती है कि ये उसका ग्रैटिट्यूड दिखाने का तरीका है। सुक्यू एक्सप्लेन करती है कि वो पहले इतनी डरी हुई थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। अत्सुमो उसे बताता है कि उसका रिएक्शन समझ में आता है, क्योंकि उस सिचुएशन में कोई भी डर जाता। ये खाना डेलिंक्वेंट्स द्वारा हरासमेंट से बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करने का तरीका है। अत्सुमो हिचकिचाता है, ये कहते हुए कि उसने बस वही किया जो कोई भी करता और उसे शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुक्यो धीरे से कहती है कि वो गलत है, जिसे अत्सुमो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि क्या उसने सच में कुछ कहा या ये बस उसका इमेजिनेशन था। अत्सुमो खुद में सोचता है कि सुकियो बेहद क्यूट और लंबी है, एक ऐसे ऑरा के साथ जो ऑर्डिनरी से बिल्कुल अलग है। वो रेस्टोरेंट में दूसरे लोगों को ये फुसफुसाते हुए सुनता है कि वो कितनी सुंदर है, और सोचता है कि क्या वो कोई सेलिब्रिटी है। वो सोचता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हर कोई उसके बारे में इतना क्यूरियस है। वो उसकी इनक्रेडिबल ब्यूटी पर हैरान होता है जब वो अपनी ड्रिंक सिप करती है। एक वेट्रेस आती है, वेट करने के लिए माफी मांगती है। वेट्रेस गर्व से मंथली लिमिटेड स्पेशल स्वीट स्ट्रॉबेरी पार्फे पेश करती है। अत्सुमो सरप्राइज्ड है, खुद में सोचते हुए कि हिमेजी ने पार्फे ऑर्डर किया। वो देखता है जब वो अपने फोन से फोटो लेती है। वो खुद से मुस्कुराता है, उसके गर्लिश और क्यूट रिएक्शन को एंडियरिंग पाता है। बाकी कस्टमर्स फुसफुसाते हैं कि ये कितना क्यूट है कि वो लिमिटेड एडिशन पार्फे खा रही है। उसके मैच्योर अपीयरेंस को देखते हुए ये सरप्राइजिंग लगता है। सुकियो अत्सुमो की नजरों से शर्मा जाती है। वो धीरे से पूछती है कि क्या ये अजीब है। अत्सुमो उसका मूड अचानक बदलते हुए देखता है और वजह गलत समझते हुए उसे कहता है कि पिक्चर्स की चिंता ना करे और जितनी चाहे उतनी ले। सुकियो क्लैरिफाई करती है कि उसका ये मतलब नहीं था। सुकियो एक्सप्लेन करती है कि भले ही लोग कहते हैं कि वो मैच्योर दिखती है, लेकिन उसे क्यूट चीजें पसंद है। अत्सुमो उसे कहता है कि उसे लगता है ये बहुत बढ़िया है। वो पूरे जोश के साथ एक्सप्लेन करता है कि एक लड़की जो पहले से ही ब्यूटीफुल और क्यूट है और जिसे क्यूट चीज़ें भी पसंद हैं, ये तो अल्टीमेट कॉम्बो है। वो जोर देकर कहता है कि उसे शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अत्सुमो के इस दिल से निकले कॉम्प्लीमेंट से सुकियो बुरी तरह ब्लश करने लगती है। वो अपने फ़ोन को देखती है, चेहरे पर एक छोटी खुशगवार मुस्कान लिए। वो उसे दिल से थैंक यू कहती है। एक नए कॉन्फिडेंस के साथ सुकियो मानती है कि उसे सच में क्यूट चीज़ें पसंद है। अत्सुमु पूरे उत्साह के साथ हामी भरता है। फिर वो उसे कॉम्प्लीमेंट करता है, ये कहते हुए कि उसकी आवाज़ भी क्यूट है, जो उसे सरप्राइज कर देता है। अत्सुमु एक पल के लिए सोचता है, ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हुए कि वो अपने ख्यालों को शब्दों में कैसे बेस्ट तरीके से रखे। वो उसे बताता है कि उसकी आवाज़ एक वीट्यूबर से काफ़ी मिलती जुलती है, जिसे वो पसंद करता है। सुकियो का शांत रिएक्शन अत्सुमो को खुद पर सवाल करने पर मजबूर कर देता है। ये सोचते हुए कि कहीं उसने कुछ अजीब तो नहीं कह दिया, वो पीछे हटने का फैसला करता है और उसे कहता है कि वो ड्रिंक लेने जा रहा है। अत्सुमो वापस आता है और एक बुरा जोक मारता है कि फैमिली रेस्टोरेंट सिर्फ फैमिलीज के लिए नहीं होते, और कैसे उसे लगा कि वो अरेस्ट हो जाएगा क्योंकि अब उसके पास कोई फैमिली नहीं है। वो जल्दी से ऐड करता है कि वो सच में चिंता में था, लेकिन सुकियो को एहसास होता है कि ये कोई मजाक नहीं था। वो उसे बड़ी चिंता भरी आंखों से देखती है और पूछती है कि क्या ये सच है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। अत्सुमो को एहसास होता है कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। वो पैनिक करता है और लगातार माफ़ी मांगने लगता है, ये सोचते हुए कि ये कुछ ज़्यादा ही पर्सनल टॉपिक था।
त्सुकियो बीच में रुकती है, उसका एक्सप्रेशन चिंता से नरम हो जाता है और उसे याद दिलाती है कि उसने न्यूकेंट जेली वाली बात भी मेंशन की थी। उसकी सच्ची चिंता अत्सुमो को ब्लश करवा देती है और वो निशब्द हो जाता है। अत्सुमो पूछता है कि अगर उसे कोई ऐतराज न हो तो वो एक लंबी कहानी सुनाना चाहेगा, और इस तरह वो त्सुकियो को अपनी पुरानी फैमिली के बारे में बताने का फैसला करता है। वो उसे अपनी माँ और बहनों के बारे में बताता है। वो कल जो कुछ भी हुआ था और अब तक के सारे इवेंट्स को याद करके सुनाता है। उसकी कहानी सुनने के बाद त्सुकियो रोने लगती है और अत्सुमो को तुरंत अपने बताने के फैसले पर पछतावा होने लगता है। वो खुद को कोसता है, ये सोचते हुए कि चाहे जो भी हो, किसी लड़की को रुलाना अच्छी बात नहीं है। त्सुकियो कहती है कि उसकी कहानी बहुत दुखद है, लेकिन उसे बताती है कि ये ठीक है। अत्सुमो बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि आखिरकार वो यूजलेस ही था। उसे उसके पहले के अल्फाज याद आते हैं कि किसे किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। त्सुकियो सख्ती से उसे कहती है कि ये सच नहीं है कि वो यूजलेस है। वो उसे गंभीरता से देखती है और कहती है कि उसने उसकी मदद की। वो उसे याद दिलाती है कि तब क्या हुआ था। आंखों में आंसू लिए और वो न्यूट्रिएंट जली पैकेट पकड़े हुए जो उसने उसे दिया था, त्सुकियो अपने पूरे दिल से ऐलान करती है कि उसके लिए वो एक हीरो जैसा था। अत्सुमो बुरी तरह शर्मा जाता है और जो उसने पहले कहा था उसे सुधारना चाहता है। उसे लगता है कि उसे अपने पास्ट के बारे में बताना सही फैसला था। रेस्टोरेंट के बाहर वो दिन के लिए एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। त्सुकियो हाथ हिलाती है, मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे उम्मीद है वो फिर मिलेंगे। थोड़ी देर बाद उनके रास्ते अलग हो गए। अत्सुमो सोचता है कि कितनी अनजानी चीजें हुईं और सोचता है कि आगे क्या होने वाला है। वो अपने नए स्कूल के लिए एक एंटिसिपेशन महसूस करता है। वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, अभी भी ये सोचते हुए कि त्सुकियो की आवाज़ कितनी क्यूट थी, और सोचता है कि क्या वो वॉइस वर्क करती है। वो डिसाइड करता है कि अगर उन्हें फिर मिलने का मौका मिला तो वो उससे इस बारे में पूछेगा, और इस तरह वो त्सुकियो हिमेजी से मिला। ये उसकी ऑर्डिनरी यूथ की शुरुआत थी। एक नई पोस्ट आती है अनाउंस करते हुए कि एक स्ट्रीम शुरू होने वाली है। एक ऐसा इवेंट जिसे उसे लगा था कि नोटिस नहीं किया जाएगा, आखिरकार शुरू हो गया था। वीट्यूबर अपने ऑडियंस को अपने सिग्नेचर कैच फ्रेज के साथ ग्रीट करती है। ये चैनल कगुया होशिजुकी का है, जिसके 1.53 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन गेम स्ट्रीमिंग प्रिंसेस वीट्यूबर होशिजुकी कगुया के रूप में देती है। वो टीज करती है कि डिटेल्स एक राज हैं, लेकिन शायद वो कभी बता देगी। वो ये अनाउंस करती है कि आज उसके साथ कुछ सच में वंडरफुल हुआ है। फिर वो फोकस शिफ्ट करती है, अनाउंस करती है कि अब स्ट्रीम के मेन हिस्से पर आने का वक्त आ गया है। जैसे ही वो पूरे जोश के साथ वाइनक्राफ्ट गेम शुरू करती है, ये रिवील होता है कि जापान की टॉप वीट्यूबर के पीछे कोई और नहीं बल्कि हिमेजी त्सुकियो है। अत्सुमो अभी भी उस रात के बारे में सोचता है जब उसे उसकी फैमिली से निकाला गया था। वो सोचता है कि उसे निकालने के बाद उन्हें कैसा लगा होगा। वो सवाल करता है कि क्या वो थोड़ा सा भी उदास हुए होंगे। वो जानता है कि इस पर सोचना बेकार है, लेकिन ये ख्याल उसके दिमाग में आते रहते हैं क्योंकि वो कभी उसकी प्रेशियस फैमिली थी। इस दौरान अमागासाकी हाउसहोल्ड में फैमिली उसके निकाले जाने का जश्न मना रही है। कोई चिल्लाता है कि वो पूरा इवेंट कितना हिलेरियस था। पांचवी बेटी मुत्सुकी, जो एक आइडल है, उसके चेहरे पर आई उस पैथेटिक लुक पर हंसती है जब उसे बेदखल किया गया था। दूसरी बेटी फुताबा मानती है कि ये किसी भी प्रैंक शो से ज़्यादा फनी था। वो ऐड करती है कि सबसे अच्छी बात ये थी कि ये कोई प्रैंक नहीं था। चौथी बेटी शिकी, जो एक वॉइस एक्ट्रेस है, अफसोस करती है कि उसने इवेंट रिकॉर्ड नहीं किया। फुताबा शिकी के आइडिया की तारीफ करती है, ये कहते हुए कि रिकॉर्डिंग पक्का वायरल हो जाती। बहनों में से एक कहती है कि उसका जाना अच्छी चीज़ के अलावा और कुछ नहीं है। तीसरी बेटी मिका, जो एक मॉडल है, ड्रामेटिकली अपने बाल झटकती है और कमेंट करती है कि अब हवा कितनी साफ लग रही है। बाकी सब उसके कमेंट पर हंसते हैं, ये कहते हुए कि वो सच में अपनी फीलिंग्स दबाकर बैठी थी। मिका एलैबोरेट करती है कि उसके लिए सबसे अनोइंग चीज़ उसके लगाए हुए स्ट्रिक्ट डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस थे और उसका लगातार रोक टोक करना उसे बेहद बुरा लगता था। शीकी प्योर जोश से हामी भरती है और उसे अपनी शिकायत सुनाने के लिए कहा जाता है। शीकी के लिए स्पाइसी फूड पर बैन था। अब वो जितना चाहे एक्सट्रीम स्पाइसी हेल या की सोबा ऑर्डर करने के लिए आजाद है। ये सुनकर मुत्सुकी जोश में आ जाती है, डिक्लेयर करते हुए कि अब उसकी बारी है। मुत्सुकी की सबसे बड़ी शिकायत सेल्फी पोस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस थी, क्योंकि हर तस्वीर पहले उसके पास से होकर गुजरती थी। वो उसे हर तस्वीर बार बार लेने के लिए कहता था, जिससे उसे गुस्सा आता था। वो चिल्लाती है कि वो किसी भी फोटो में अच्छी लगती है। फुटाबा और छीकी उसके सपोर्ट में बोल पड़ती हैं। फुटाबा शिकायत करती है कि एक मल्टी टैलेंटेड सेलिब्रिटी होने के नाते उसे सोशल मीडिया यूज करने की भी इजाजत नहीं थी, लेकिन अब वो इस बात को टाल देती है।
फिर वो 3 शांत रहने वाली बहनों को पुकारती है, डिमांड करती है कि वो अपनी कहानियां शेयर करे। पहली बेटी ईओ, जो एक एक्ट्रेस है, रिवील करती है कि वो उसके रोल्स रिस्ट्रिक्ट करता था, यहां तक कि एक फेमस डायरेक्टर के ऑफर को भी ठुकरा दिया था। बाकी बहनें इस खुलासे से शॉक में हैं। वो उसकी तरफ से गुस्सा होती हैं, चिल्लाते हुए कि वो अब तक हॉलीवुड में होती। शीकी फिर नाना की तरफ ध्यान देती है, उसकी शिकायतों के बारे में पूछती है। छठी बेटी नाना, जो एक सिंगर है, क्लेम करती है कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका एकमात्र सच्चा सपोर्टर मिस्टीरियस वोकलॉइड प्रोड्यूसर 5 सैन है। बाकी सब मानते हैं कि उसका लेटेस्ट सॉन्ग बहुत बड़ा हिट था और उसकी आवाज के लिए परफेक्ट मैच था। नाना धीरे से कहती है कि बस उसके गाने गाना ही उसके जीने के लिए काफी है। आखिरकार वो 7वीं बेटी याचिरो की तरफ मुड़ते हैं। अपने टेडी बेयर को कस के पकड़े हुए याचिरो गुस्से में डिक्लेयर करती है कि वो कभी नहीं चाहती कि वो वापस आए, ये पक्का करते हुए कि सारी बहनों को लगता था कि उन्होंने उसकी वजह से सफर किया। उनकी मां अमाना, जो टैलेंट एजेंसी की सीईओ है, अपनी बेटियों को संबोधित करती है। वो मानती है कि अब तक उनके सारे टैलेंट्स रिस्ट्रिक्टेड थे। एक स्मर्क के साथ वो कहती है कि रुकावट आखिरकार चली गई है। अमाना उन्हें इनकरेज करती है कि अब से वो अपने टैलेंट्स को जैसे चाहे अनलीश करे। अगले दिन टोक्यो में कहीं उसके फैसले के अंजाम सामने आने लगते हैं। अमागासाकी एजेंसी के टॉप फ्लोर पर प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी केमी यूकी अमाना को कन्फ्रंट करती है। ये जानना चाहती है कि अत्सुमो को निकालने के बारे में उससे सलाह क्यों नहीं ली गई और इसे एक बड़ा क्राइसिस बताती है। अमाना इस मुद्दे को मामूली और अपना वक्त बर्बाद करने वाला बताकर खारिज कर देती है। यूकी घबराहट में विरोध करती है, एक्सप्लेन करते हुए कि अत्सुमो लगभग सारा पर्दे के पीछे का काम संभालता था और वो खुद इतनी बिजी है कि बेटियों को सपोर्ट नहीं कर सकती। बेपरवाह होकर अमाना शांति से उसे चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने पहले ही एक रिप्लेसमेंट का इंतजार कर लिया है। जैसे ही अमाना रिप्लेसमेंट का जिक्र करती है, एक यंग वुमन दरवाजे पर दिखाई देती है। वो अपना इंट्रोडक्शन हरीमा रीमा के रूप में देती है, जो यूमेकोशी एकेडमी के सपोर्ट डिपार्टमेंट से एक इंटर्न है। यूकी ये जानकर दंग रह जाती है कि वो बस एक स्टूडेंट है। अमाना रीमा के पास जाती है, यूकी के शक को कंफर्म करते हुए। अमाना कंफर्म करती है कि वो लड़की ही रिप्लेसमेंट है। यूकी हैरान परेशान है, ये आर्ग्यू करते हुए कि भले ही यूमेकोशी के स्टूडेंट्स एलीट होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। वो प्रेसिडेंट को याद दिलाती है कि अत्सुमो अकेले 7 टॉप टियर एंटरटेनर्स को सपोर्ट कर रहा था और रीमा जैसी स्टूडेंट इसे संभाल ही नहीं सकती। एक धमकी भरी मुस्कान के साथ अमाना यूकी की चिंताओं को खारिज कर देती है, ये तर्क देते हुए कि अगर एक फेलियर इसे मैनेज कर सकता था तो एक एलीट इसे आसानी से कर लेगी। प्रेशर में आकर रीमा घबराते हुए अपना बेस्ट देने का वादा करती है, जिसे अमाना एक शांत मुस्कान के साथ एक्सेप्ट करती है। यूकी निराशा में रह जाती है, इस बात का यकीन करते हुए कि ये इंतजाम फेल होगा और सब कुछ बिखर जाएगा। कोई उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, उसे अपने काम पर फोकस करने के लिए कहता है और कहता है कि बाकी वो संभाल लेंगे। लेकिन यूकी सिर्फ अत्सुमो के बारे में ही सोच सकती है। वो जानती है कि उन्हें सच में उसकी जरूरत है। एक लंबे बालों वाली लड़की स्कूल लॉकर्स के पास खड़ी है, जो अपने क्लासमेट्स का ध्यान खींच रही है। पास ही 2 लड़के कमेंट करते हैं कि वो कितनी क्यूट है, जिसमें से एक विश करता है कि काश वो बस एक बार उससे बात कर सके। उसका दोस्त सवाल करता है कि क्या वो उस लड़की हिमेजी सान के बारे में फैली अफवाहों से अनजान है। स्टूडेंट एक्सप्लेन करता है कि हिमेजी लंबी और गॉर्जियस है, लेकिन वो कभी बोलती नहीं है और जो भी उससे बात करने की कोशिश करता है उसे इग्नोर करती है। उसकी खूबसूरती और कूल अंदाज की वजह से हर कोई उसे द आइस क्वीन कहता है। वो बात खत्म करते हुए कहता है कि उसके दोस्त को उससे बात करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए, इसे एक नामुमकिन सपना बताते हुए। एक नौजवान अचानक जागते हुए सांस लेता है। वो अपनी अलार्म क्लॉक देखता है, ये देखकर हैरान होता है कि अभी सिर्फ सुबह के 4:05 हुए हैं। उबासी लेते हुए वो उठकर बैठ जाता है और एहसास करता है कि वो अभी भी अपने पुराने घर की आदतों से छुटकारा नहीं पा सका है। वो अपना इंट्रोडक्शन साकासेगावा अत्सुमो के रूप में देता है, एक 3rd ईयर हाई स्कूलर जिसे उसके बर्थडे पर उसके घर से निकाल दिया गया था। अपने पिछले स्कूल के चेयरमैन के इंट्रोडक्शन की बदौलत अब वो अपने नए स्कूल के डॉर्म्स में रह रहा है। वो उबासी लेता है, अपनी सुबह की दौड़ के दौरान नींद महसूस करते हुए। वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी पुरानी फैमिली एक शोबिज डायनेस्टी है, जो एक्सप्लेन करता है कि वो इतनी जल्दी क्यों उठ गया। उसे याद आता है कि उसकी 7 बहनें हैं जो सब टॉप लेवल एंटरटेनर्स हैं और उसकी माँ उनकी एजेंसी की प्रेसिडेंट है। कल तक वो उन सब के लिए सपोर्ट वर्क कर रहा था, ऐसे दिन जी रहा था जहां वो मुश्किल से सो पाता था। इस वजह से अब वो सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद के बाद जाग जाता है। वो गर्व से तैयार खाना और बेंटो बॉक्स पेश करता है। अपने चॉपस्टिक से एक बाइट लेते हुए वो संतुष्टि से कंफर्म करता है कि ये परफेक्ट है। खाते वक्त अत्सुमो रिफ्लेक्ट करता है कि अकेले रहना कैसा लगता है,
काश उसके पास उसका जब्त किया हुआ स्मार्टफोन होता ताकि वो वीट्यूबर स्ट्रीम्स देख सके। पास की एक स्ट्रीम से आती आवाज उसका ध्यान खींचती है। सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो खुद से सोचता है कि आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। घड़ी को देखते हुए वो नोट करता है कि अभी भी बहुत जल्दी है। जैसे ही वो अपना खाना खत्म करता है, अत्सुमु को लगता है कि वक्त धीरे चल रहा है। वो उम्मीद करता है कि उसकी स्कूल लाइफ मजेदार होगी। बाद में क्लासरूम में टीचर अनाउंस करती है कि नए ट्रांसफर स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करने का वक्त आ गया है। अत्सुमु क्लास के सामने खड़ा होता है, अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हुए। वो खुशी से अपना इंट्रोडक्शन साकासेगावा अत्सुमु के रूप में देता है और अपने नए क्लासमेट से अच्छे से ट्रीट करने के लिए कहता है। क्लास की लड़कियां नए स्टूडेंट को लेकर एक्साइटेड हैं। स्टूडेंट्स हैरान हैं कि वो एक लड़का है जिसकी आवाज इतनी हाई पिच्ड है, जबकि बाकी कमेंट करते हैं कि वो छोटा और क्यूट टाइप का है। सेंटर ऑफ द अटेंशन होना अत्सुमु को थोड़ा नर्वस फील कराता है। क्लास के पीछे बैठा हुआ टफ दिखने वाला स्टूडेंट टेंस लगता है। अत्सुमु अपने नए स्कूल हेरन प्राइवेट हाई के बारे में सोचता है, नोट करते हुए कि इलीट यूमेकोशी एकेडमी से उसका ट्रांसफर राज रखा जा रहा है ताकि कोई मुसीबत ना हो। टीचर उसे बिल्कुल पीछे सेंटर रो में सीट देती है। अत्सुमु ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि उसके बगल में कौन बैठेगा। वो अपनी असाइंड सीट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो अपनी सीट के पास पहुंचता है, अत्सुमु उस टफ दिखने वाले स्टूडेंट को नोटिस करता है। उसे एहसास होता है कि पक्का कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो स्टूडेंट की डेस्क से पास होता है, उसे रोक लिया जाता है। स्टूडेंट अपनी सीट पर मुड़ता है। वो अत्सुमु का कंधा पकड़ता है, उसे आवाज देता है। स्टूडेंट कोंगो ट्रांसफर स्टूडेंट पर चिल्लाता है कि वो ज्यादा हवा में न उड़े। अत्सुमु इस अचानक हुई कन्फ्रंटेशन से हक्का बक्का रह जाता है। डरने के बजाय अत्सुमु कोंगो की हाइट से इंप्रेस होता है, जलन महसूस करते हुए। कोंगो अपनी उंगलियां चटकाता है, अत्सुमु पर उसका मजाक उड़ाने का इल्जाम लगाता है, लेकिन अत्सुमु की माफी उसे सुनाई नहीं देती लगती। टीचर घबराहट में बीच बचाव करने की कोशिश करती है, कोंगो को बैठने के लिए कहती है। कोंगो टीचर को खतरनाक तरीके से घूरता है। टीचर डर के मारे पीछे हट जाती है, कमजोरी से क्लास में लड़ाई न करने की विनती करती है। अचानक अत्सुमो को कुछ एहसास होता है। वो पूछता है कि क्या कोंगो अपनी पैंट्स को लेकर गुस्सा है। अत्सुमो कोंगो की पैंट्स की तरफ इशारा करता है, जो पहले फटी हुई थी लेकिन अब क्यूट पैचेस से सजी हुई हैं। कोंगो शॉक में नीचे देखता है, कंफ्यूजन में चिल्लाता है। अत्सुमो विंक करते हुए एक्सप्लेन करता है कि वो दरअसल सिलाई में काफ़ी अच्छा है कुछ वजहों से। वो रिवील करता है कि जब वो एक दूसरे के पास से गुजरे, उसने जल्दी से उन्हें फिक्स कर दिया। फिर वो मासूमियत से पूछता है कि क्या कोंगो को डिज़ाइन पसंद नहीं आया, जिससे वो टफ स्टूडेंट स्पीचलेस रह जाता है। अत्सुमो अपनी चॉइसेस एक्सप्लेन करता है। घुटने पर टाइगर एप्लिके, थाई पर मधुमक्खी और एक भालू, क्योंकि उसे लगा एक कोंगो के बड़े फ्रेम पर सूट करेगा। कोंगो चुपचाप खड़ा रहता है, सिचुएशन को प्रोसेस करने की कोशिश करते हुए। कोंगो के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्सुमु स्पार्कलिंग एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देखता है और पूछता है कि क्या वो इसकी जगह हाथी प्रेफर करता। कोंगो का दिल अत्सुमु के मासूम एक्सप्रेशन पर जोर से धड़कता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अत्सुमु के एक्शंस 100% अच्छी नीयत से थे। हालांकि कोंगो मानता है कि अत्सुमु ने ये जानबूझकर उसका मजाक उड़ाने के लिए किया। वो गुस्से में चिल्लाता है कि इसे डिस्ट्रेस्ड फैशन कहते हैं और अत्सुमु इसे फिक्स करने वाला इडियट है। अत्सुमु माफी मांगता है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसे लगा कोंगो उन्हें फिक्स करवाना चाहता था क्योंकि उसके पैर दिख रहे थे। बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स फुसफुसाते हैं और हंसते हैं, ये नोट करते हुए कि लगता है कोंगो हार गया। कोंगो ब्लश करते हुए और घबराया हुआ रह जाता है, जवाब देने में असमर्थ। वो साकासेगावा को वार्न करता है कि वो ये याद रखे। अत्सुमु अपने माथे से पसीना पोंछता है, राहत महसूस करते हुए। वो खुद से सोचता है कि अच्छा है कोंगो शांत हो गया। अत्सुमु आखिरकार अपनी असाइंड सीट पर पहुंच जाता है। वो पाता है कि उसकी डेस्क बिल्कुल बगल में है। वो वहां बैठे शख्स को देखकर शॉक हो जाता है। वो मुस्कुराता है और यहां फिर से मिलने के अमेजिंग इत्तेफाक पर टिप्पणी करता है। उसकी सीट तुत्सुकियो हिमेजी के बगल में है। वो उसे ग्रीट करता है और कहता है कि अब से वो उसे अच्छे से ट्रीट करे। हिमेजी नीचे देखती है, एक पल के लिए घबराई हुई और निशब्द। अत्सुमु उसे एक वार्म वेलकमिंग स्माइल देता है। फिर वो ऊपर देखती है और जवाब देती है, उससे रिक्वेस्ट करते हुए कि प्लीज वो भी उसे अच्छे से ट्रीट करे। हिमेजी का दिल उसके सीने में जोर से धड़कता है। अत्सुमु भी उनकी इंटरैक्शन को लेकर खुश है। पास का एक स्टूडेंट जो देख रहा है, इससे इतना शॉक होता है कि पेन घुमाते हुए उसकी पकड़ छूट जाती है। पेन उसकी उंगलियों से फिसल जाता है। वो खड़खड़ाते हुए फर्श पर गिरता है, जबकि वो डिसबिलीफ में घूरता रहता है। एक स्टूडेंट चिल्लाता है कि वो पक्का मजाक कर रहा होगा। दूसरे स्टूडेंट्स फुसफुसाते हैं कि ये पहली बार है जब उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी है और ये क्यूट है। जो उन्होंने अभी देखा, उसे लेकर पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है। अत्सुमु, जो बेखबर है, अपने गाल को पोक करता है और सोचता है कि क्या उसने फिर से कुछ गलत कर दिया। एक और स्टूडेंट रिमार्क करता है कि किसी ने पहले कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा। स्टूडेंट्स शॉक में हैं कि आइस क्वीन ने एक्चुअली नए ट्रांसफर स्टूडेंट से बात की। अत्सुमो सिचुएशन से पूरी तरह हैरान परेशान है, सोचते हुए कि ये क्या हो रहा है। हिमीजी, जिसे आइस क्वीन कहा जाता है, शर्माते हुए अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर रखती है। उसके गालों पर हल्का सा ब्लश है।
अत्सुमो वीट्यूबर होशीजुकी कागोया चैन की एनर्जेटिक स्ट्रीम्स देखने के बारे में पुरानी यादें ताज़ा करता है। उसे याद आता है कि जब वो आमासाकी हाउस में रहता था तब उसकी क्यूट और एनर्जेटिक स्ट्रीम्स उसके लिए सुकून का जरिया थीं। कागोया चैन की स्ट्रीम्स देखना ही एकमात्र चीज़ थी जो उसे उसके बिजी दिनों और बहनों की हरासमेंट के बीच हिम्मत देती थी। कागोया चैन अपनी स्ट्रीम्स के दौरान सपोर्टिव कमेंट्स के लिए अपने व्यूअर्स को थैंक यू कहती थीं। अत्सुमो को याद आता है कि ये लगभग उसके देखना बंद करने का वक्त था। आखिरकार वो बहुत बिजी हो गया और उसे वापस काम पर लगना पड़ा, जिससे उसके शौक के लिए वक्त नहीं बचा। अत्सुमु, जिसका नाम अब साकासेगावा अत्सुमु है, अपने बर्थडे पर आमासाकी हाउसहोल्ड से निकाले जाने को याद करता है। अपना पिछला स्कूल छोड़ने के बाद वो अपने नए ट्रांसफर हाई स्कूल जाने के रास्ते पर एक्साइटेड था। तभी वो बेहद खूबसूरत त्सुकियो हिमिजी से मिला, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नए स्कूल में उसके पहले दिन एक चमत्कारी मिलन हुआ। वो खुद को हिमिजी के बिल्कुल बगल में बैठा पाकर बेहद खुश था। वो क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर सका क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स उन्हें घूर रहे थे। उसे चिंता होने लगी कि शायद उसे ट्रांसफर नहीं लेना चाहिए था और वो उसके लिए मुसीबत बन रहा है। वो खुद को उसकी आइस क्वीन वाली रेपुटेशन के बारे में सोचते हुए भी पाता है। अत्सुमु समझ नहीं पा रहा था कि हिमिजी, जो इतनी काइंड थी कि उसके लिए रोई, उसकी इतनी कोल्ड इमेज क्यों थी। उसने नोटिस किया कि उसका बैग कई क्यूट कीचेन से सजा था जो उस पर अच्छे लग रहे थे। करीब से देखने पर उसने कुछ जाना पहचाना सा देखा। वो हिमिजी से एक सवाल पूछने लगा। वो जानना चाहता था कि क्या उसके बैग पर लगा कीचेन वही है जो वो सोच रहा है। दूसरे स्टूडेंट्स की तीखी नजरें जो उसके आइस क्वीन से बात करने के बारे में गॉसिप कर रहे थे, उन्होंने उसे रोक दिया। ये रियलाइज करके कि कहीं शांत जगह बात करना बेहतर होगा, उसने माफी मांगी और कहा कि कुछ नहीं। स्कूल की घंटी बजी, क्लास खत्म होने का संकेत देते हुए। अत्सुमु ने रास्ता दिखाने के लिए हिमिजी का शुक्रिया अदा किया, सोचते हुए कि जगह परफेक्ट थी। हिमिजी ने एक्सप्लेन किया कि वो कभी कभी लोगों से बचने के लिए रूफटॉप पर आती है। अत्सुमु सहमत था कि ये मददगार था क्योंकि वो क्लासरूम में बात नहीं कर सकते थे। सुबह की क्लासेस के बाद अत्सुमु और हिमिजी ने अपना लंच ब्रेक रूफटॉप पर साथ बिताने का फैसला किया। फिर उसने उससे पूछा कि उसे आइस क्वीन क्यों कहा जाता है। हिमिजी ब्लश करते हुए मानती है कि ये काफी शर्मिंदा करने वाली कहानी है। संक्षिप्त में कहें तो हिमिजी बेहद शर्मीली है और उसे लोगों से बात करने में परेशानी है। जब दूसरे उससे बात करने की कोशिश करते हैं, वो निशब्द हो जाती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे वो उन्हें इग्नोर कर रही है। इससे अफवाहें फैल गई कि वो एक हाई क्लास लेडी है जो आम लोगों से बात नहीं करेगी, जिसके नतीजे स्वरूप उसे आइस क्वीन कहा जाने लगा। अत्सुमु समझ गया कि उसकी रेपुटेशन उसके शर्मीलेपन की वजह से थी, जिसे हिमिजी ने कंफर्म किया। उसने माना कि भले ही ये सच था, लेकिन वो दूसरों के सामने इसे कबूल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसका उदास एक्सप्रेशन देखकर अत्सुमु को एहसास हुआ कि वो सच में इस बारे में कितनी चिंता करती थी। अत्सुमु ने सुझाव दिया कि वो हर रोज रूफटॉप पर लंच करें और हिमिजी ने खुशी से पूछा कि क्या ये ठीक रहेगा। उसने डिक्लेयर किया कि उन्हें बातचीत की आदत डालने की प्रैक्टिस से शुरू करना चाहिए और वो उत्सुकता से सहमत हो गई। अत्सुमु जानता था कि इससे प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं होगी। वो चाहता था कि काश उसकी मदद करने का कोई बेहतर तरीका होता। अत्सुमु ने स्ट्रीम्स के दौरान उसके इतना बोलने की क्षमता और रियल लाइफ में उसके संघर्ष के बीच अजीब कॉन्ट्रास्ट पर कमेंट किया। हिमिजी हाफने लगी, उसके शब्दों से शॉक होकर। अत्सुमु ने बात पलटने की कोशिश की, दावा करते हुए कि वो बस चीजें इमेजिन कर रहा था। हिमिजी बड़ी आंखों से रियलाइज करती है कि वो उसका राज जानता है। अत्सुमु मानता है कि उसने सोचा था कि ऐसा हो सकता है। अत्सुमु सीधे हिमिजी से पूछता है कि क्या वो स्ट्रीमर होशीजुकी कागुया-चान है। उसके सवाल के जवाब में वो कांपने लगती है। आंसुओं से भरी आंखों से वो चुपचाप कंफर्म करती है कि वो है। हिमिजी मुंह फुला लेती है, रियलाइज करते हुए कि उसने उसे पहचान लिया है। अत्सुमु मानता है कि उसे सिर्फ आधा शक था। जब वो पूछती है कि उसे कैसे पता चला, वो एक्सप्लेन करता है कि इसकी कई वजह थी, जिसमें फैमिली रेस्टोरेंट में उनकी बातचीत शामिल है। वो कई वजह गिनाता है। उनकी आवाज मिलती है, दोनों को स्ट्रॉबेरी परफेट्स और क्यूट चीजें पसंद है और उसने उसके साथ अपना गार्ड डाउन किया, जो ऐसे इंसान के लिए अजीब है जो कम बोलता है। अत्सुमु एक्सप्लेन करता है कि जिस चीज ने उसे सच में चौंकाया वो उसके बैग पर लगा कीचेन था। वो एक्साइटमेंट में रिवील करता है कि कैरेक्टर का नाम वी है, एक ओरिजिनल कैरेक्टर जो उसने बहुत पहले डिजाइन किया था। हिमिजी ये जानकर शॉक हो जाती है कि साकासेगावा ही वी सैन है, जो उसकी एक पुरानी लिसनर है जिसका नाम वो गलती से 5 पढ़ रही थी। हिमिजी अपना लंच कस के पकड़ती है, खुद से सोचते हुए कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कनेक्शन हो सकता है, लेकिन वो खुश है कि ये साकासेगावा था। वो अत्सुमु को एक वार्म जेन्युइन स्माइल के साथ देखती है। ये नज़ारा उसका दिल धड़का देता है। अत्सुमु बात को वापस मेन टॉपिक पर ले आता है और हिमिजी सहमत हो जाती है। वो फिर से कहती है कि वो लोगों के सामने बात करने के काबिल होना चाहती है। वो सोचती है कि उसके लिए रियल लाइफ और स्ट्रीमिंग में क्या फर्क है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रीम्स के दौरान नॉर्मल बात कर सकती है। हिमिजी शर्माते हुए सजेस्ट करती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वो स्ट्रीम कर रही होती है वो खुद नहीं होती। वो कन्फेस करती है कि उसे अपना असली अपीयरेंस पसंद नहीं है और वो हमेशा से एक छोटी क्यूट लड़की बनना चाहती थी, लेकिन अत्सुमु उसे तसल्ली देता है कि उसे वो कूल और ब्यूटीफुल लगती है। अत्सुमु रियलाइज करता है कि वो क्या कह रही है।
हिमेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वीट्यूबर पर्सोना होशीजुकी कागोया-चान उसका आइडियल फॉर्म है। ये समझते हुए वो उसे बताता है कि बस एक ही चीज है जो वो मदद करने के लिए कर सकता है। एक कॉन्फिडेंट विंक और हाथ में पेन लिए अत्सुमु डिक्लेयर करता है कि वो उसे क्यूट बनाएगा। हिमेजी उसके अचानक हुए प्रपोजल से पूरी तरह हैरान रह जाती है। अत्सुमु, जो अब सकासेगावा नाम यूज कर रहा है, अपने बर्थडे पर फैमिली से निकाले जाने और अपने नए स्कूल में सेलिब्रिटी लेवल ब्यूटी त्सुकियो हिमेजी के साथ हुए किस्मती रीयूनियन पर रिफ्लेक्ट करता है। जब उन्होंने अपना लंच ब्रेक साथ बिताया, उसे उन परेशानियों के बारे में पता चला जो उसे सता रही थीं। बदलने की उसकी इच्छा को समझते हुए उसने पूरे जोश से डिक्लेयर किया कि वो उसे क्यूट बनाएगा। स्कूल डे खत्म होने के बाद दोनों स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं। अत्सुमु पास की फैसिलिटी की कन्वीनियंट लोकेशन देखकर हैरान होता है, जबकि हिमेजी चुपचाप उसके बगल में चलती है। हिमेजी अत्सुमु को मल्टी लेवल शॉपिंग मॉल घुमाती है और वो उसे लाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। हिमेजी उसके इमोशनल रिएक्शन से कंफ्यूज है। अत्सुमु एक्साइटमेंट से चमक उठता है, ये कन्फेस करते हुए कि स्कूल के बाद दोस्त के साथ घूमने का ये उसका पहला मौका है। अत्सुमु आगे चलता है, सजेस्ट करते हुए कि उन्हें स्टोर की तरफ चलना चाहिए। हिमेजी एक हल्का सा पाउट बनाकर दोस्त शब्द पर गौर करती हुई लगती है। हिमेजी थोड़ी हैरानी के साथ स्टोर फ्रंट को देखती है। अत्सुमु कंफर्म करता है कि वो कॉस्मेटिक्स शॉप पर पहुंच गए हैं। हिमेजी सोचती है कि क्या अत्सुमु सच में उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि उसके पास अपनी बहनों का मेकअप करने का एक्सपीरियंस है। वो कॉन्फिडेंटली विंक करता है, ये ऐलान करते हुए कि क्यूटनेस क्रिएट की जा सकती है और उसे ये काम उस पर छोड़ देना चाहिए। शॉप क्लर्क यामागुची हारुको परचेज के लिए कस्टमर का शुक्रिया अदा करती है। वो मन ही मन सोचती है कि कैसे मेकअप आर्टिस्ट बनने की चाहत के बावजूद शादी के बाद वो अपने होम टाउन वापस आ गई और ये जॉब शुरू की। वो सेल्स में अधूरा और निराश महसूस करती है, बस पॉपुलर आइटम्स रेकमेंड करने की अपने मैनेजर की सलाह मान रही है। नर्वस फील करते हुए वो स्टोर में अत्सुमु और हिमेजी का स्वागत करती है। अत्सुमु चेक करता है कि क्या हिमेजी स्टोर के फ्लैशी माहौल एटमॉस्फेयर में कंफर्टेबल है, जिसे हारुको गलती से कपल की इंटरैक्शन समझ लेती है। हारुको तुरंत उन्हें एक मासूम और दिल को छू लेने वाला कपल समझकर उन पर मोहित हो जाती है। वो सोचती है कि कैसे लड़की बिना मेकअप के भी एक लंबी ब्यूटी है, थोड़ी जलन महसूस करते हुए। अत्सुमु काउंटर के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ट्राई करने के लिए कुछ सैंपल्स उधार ले सकते हैं। क्लर्क उन्हें सेल्फ मेकअप कॉर्नर की तरफ इशारा करती है और अत्सुमु उसका शुक्रिया अदा करता है। उन्हें देखते हुए वो सोचती है कि वो एक बहुत पोलाइट बॉयफ्रेंड लगता है जो बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है। उधार लिए टूल्स को फैलाकर अत्सुमु अनाउंस करता है कि शुरू करने का वक्त आ गया है। दिल जोर से धड़कने के साथ हिमेजी घबराते हुए अत्सुमु से कहती है कि प्लीज उसका ख्याल रखे। क्लर्क इस डेवलपमेंट से दंग रह जाती है। वो शौक में है कि लड़का मेकअप करने वाला है। वो सोचती है कि भले ही ये ट्रेंडी हो, लेकिन उसे मेकअप के बारे में ज्यादा पता नहीं लग रहा था। वो अंदर ही अंदर पैनिक करती है, ये उम्मीद करते हुए कि सुंदर लड़की का चेहरा खराब ना हो जाए। वो इनक्रेडिबल स्पीड और प्रिसिजन के साथ काम करता है, हिमेजी के चेहरे पर मेकअप लगाते हुए। शॉप क्लर्क शॉक में है, उसकी अमेजिंग डेक्सटेरिटी पर हैरान होते हुए। अत्सुमु मेकअप लगाने पर गहराई से फोकस करता है। क्लर्क हैरान है कि उसका टच कितना स्किल्ड, जेंटल और डेलिकेट है। वो नोट करती है कि वो हिमेजी की ब्यूटीफुल स्किन टोन से मैच करने के लिए टूल्स और कलर्स परफेक्टली चुन रही है। वो कंक्लूड करती है कि उसकी स्किल एक प्रोफेशनल के बराबर है। हिमेजी खुद इस अनुभव से दंग है। अत्सुमु एक जेंटल और फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ अपना काम जारी रखता है। क्लर्क डीपली मूव हो जाती है, ये सोचते हुए कि ये प्रोफेशनल मेकअप से परे है, ये कुछ सच में प्रेशियस है। वो उसके मेकअप एप्लीकेशन को जेंटल लव से भरे एक रिफाइंड आर्ट के रूप में देखती है। क्लर्क सोचती रह जाती है कि उस तरह का मेकअप करने के लिए किसी को किस तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। एक जेंटल स्माइस के साथ अत्सुमु अनाउंस करता है कि मेकओवर कंप्लीट हो गया है। हिमेजी अपना रिफ्लेक्शन देखती है, बदली हुई और खूबसूरत। आंखों में आंसू भरकर वो डिसबिलीफ में पूछती है कि क्या ये सच में वही है। अत्सुमु उससे पूछता है कि उसे रिजल्ट कैसा लगा। हिमेजी हैरान है कि वो कितनी क्यूट लग रही है। वो खुशी से चिल्लाती है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद है ही नहीं और अत्सुमु अमेजिंग है। क्लर्क और बाकी कस्टमर्स भी स्टन्ड हैं, ये रिमार्क करते हुए कि मेकअप कितना इनक्रेडिबल हो सकता है। हिमेजी खुशी से डिक्लेयर करती है कि वो सच में उसे वो इंसान बना सकता है जो वो बनना चाहती है। शॉप क्लर्क सीन को टच होकर देखती रहती है। अत्सुमु शांति से उसके शब्दों पर गौर करता है। तभी देखने वालों में से एक पास आती है और उन्हें आवाज देती है। अत्सुमु अचानक लड़कियों की भीड़ से घिर जाता है जो पूछ रही हैं कि उसने मेकअप कैसे किया। वो उस पर सवालों की बौछार कर देती हैं, ये पूछते हुए कि उसने अपनी स्किल्स कहाँ से सीखी और क्या वो उनका मेकअप भी कर सकता है। क्लर्क अम्यूज्ड स्माइल के साथ सीन को होते हुए देखती है। हिमेजी एक अनॉयड पाउट के साथ देखती है। वो भीड़ से दूर खींचने के लिए अत्सुमु का हाथ पकड़ लेती है।
चार्ज लेते हुए हिमेजी अत्सुमु को खींच कर ले जाती है, सबके सामने जोर से अनाउंस करते हुए कि वो डेट के बीच में है। भीड़ सरप्राइज में हांफने लगती है। अत्सुमु उसकी डिक्लेरेशन से पूरी तरह घबरा जाता है। देखने वाले स्पीचलेस रह जाते हैं जैसे ही वो दोनों भाग जाते हैं। अत्सुमु हिमेजी को बताता है कि उसके एक्शंस ने उसे सच में सरप्राइज किया। वो एक्सप्लेन करती है कि वो उसे वहां ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी और गुस्से में कहती है कि भीड़ उनका कीमती वक्त बर्बाद कर रही थी। हिमेजी अचानक ब्लश करती है, ये रियलाइज करते हुए कि अभी उसने क्या कहा। अत्सुमु भी उतना ही घबराया हुआ है, उसके शब्दों पर उसका दिल जोर से धड़क रहा है। अत्सुमु पॉइंट आउट करता है कि हिमेजी अब काफी नॉर्मल बोल रही है और उसे रियलाइज होता है कि ये वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे वो स्ट्रीमिंग कर रही हो। वो उसकी तरफ खुशी से देखती है, पूरे यकीन के साथ कहती है कि ये सब उसकी वजह से है। उसका सच्चा आभार अत्सुमु के दिल को उसके सीने में धड़का देता है। उसके बाद वो क्लोथिंग स्टोर्स गए और ऐसे आउटफिट्स ट्राई किए जो हिमेजी पर सूट कर रहे थे। उन्होंने आर्केड में भी मजे किए। उन्होंने शॉपिंग मॉल एंजॉय करना जारी रखा, कुछ क्रेप्स खाने के लिए रुकने के लिए। कई जगह घूमने और कॉस्मेटिक्स खरीदने के बाद वो एक्साइटेडली स्ट्रॉबेरी केक शॉप जाने का प्लान बनाते हैं। उनकी प्लेजेंट आउटिंग तब रुक जाती है जब स्कूल का एक लड़का अग्रेसिवली पूछता है कि अत्सुमु हिमेजी के साथ क्यों है। लड़के की भिची हुई मुट्ठी उसका दुश्मनी भरा इरादा, हॉस्टाइल इंटेंट दिखाती है। अत्सुमु चिंता के साथ देखता है, ये रियलाइज करते हुए कि वो कौन है। वो लड़कों को 180 सेंटीमीटर एप्लीके कुन और कन्वीनियंस स्टोर ट्विन बॉयज के रूप में पहचान लेता है। सीन अमागासाकी हाउस होल्ड पर कट होता है। अमागासाकी बहनों में से एक बेसब्री से दूसरी को स्पेस आउट करना बंद करने के लिए कहती है। वो उसे जल्दी करने और कार में बैठने के लिए कहती है। मुत्सुकी घूरती है, गुस्से में कहती है कि वो उसकी वजह से लेट है। 2 दिन पहले एक लड़के को अमागासाकी एंटरटेनमेंट एजेंसी से निकाल दिया गया था। वो लड़का अत्सुमु सकासेगावा था, जिसने एक्सक्लूसिव मैनेजर के रूप में काम किया था और कई तरह के टास्क संभाले थे। प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी कामी यूकी बेबस महसूस करती है, ये मानते हुए कि उसे प्रेसिडेंट के खराब फैसले को रोकना चाहिए था। पेपरवर्क के ढेर से घिरी हुई वो सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वर्कलोड हेक्टिक हो गया है, फोन कॉल्स और रीशेड्यूलिंग रिक्वेस्ट्स की बाढ़ आ गई है उन ड्यूटीज के लिए जो कभी अत्सुमु संभालता था। वो नई लड़की के बारे में भी चिंतित करती है जो प्रेसिडेंट ने हायर की थी, उम्मीद करती है कि उसके लिए चीजें ठीक चल रही होंगी। सीन डाउनटाउन टीवी स्टेशन पर शिफ्ट होता है। मुत्सुकी अमागासाकी, जो 5वीं बेटी और एक आइडल है, गुस्से में नए मैनेजर को पकड़ती है, न्यूबी पर उसे शर्मिंदा करने के लिए चिल्लाती है और जिम्मेदारी लेने की डिमांड करती है। मुत्सुकी दावा करती है कि उसकी क्यूट और हार्ड वर्कर होने की परफेक्ट इमेज अब रीमा की वजह से बर्बाद हो गई है। नई मैनेजर हारिमा रीमा अपना बचाव करने की कोशिश करती है, ये जिद करते हुए कि उसने मुत्सुकी को कई बार जगाने की कोशिश की थी। रीमा एक एकेडमी की 2nd ईयर हाई स्कूल की स्टूडेंट है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्पेशलाइज करती है। वो अब अमागासाकी एंटरटेनमेंट एजेंसी में नई मैनेजर के रूप में काम कर रही है, लेकिन मुत्सुकी के गुस्से से कंफ्यूज है। मुत्सुकी सिचुएशन को ट्विस्ट करती है, ये आर्ग्यू करते हुए कि अगर वो नहीं जागी तो ये साबित करता है कि रीमा ने उसे ठीक से नहीं जगाया। एक फ्लैशबैक में रीमा को दरवाजे को बुरी तरह खटखटाते दिखाया जाता है, मुत्सुकी को जगाने की कोशिश करते हुए, क्योंकि वो लेट होने वाले थे। एक स्टाफ मेंबर उनके पास आता है। वो उन्हें इन्फॉर्म करती है कि उनका ब्रेक टाइम लगभग खत्म हो गया है और उन्हें शो के लिए तैयार होना है। मुत्सुकी चिढ़कर नाक सिकोड़ती है। एटीट्यूड में पूरी तरह बदलाव के साथ मुत्सुकी एक ब्राइट स्माइल देती है और रिमाइंडर के लिए स्टाफर का थैंक यू कहती है। रीमा उसे जाते हुए देखती है, शुरुआत से ही इतना अनफेयर ट्रीटमेंट झेलने से निराश होकर। वो मुत्सुकी की प्रोफाइल के बारे में सोचती है, जो 7 अमागासाकी बहनों में से 5वीं है। मुत्सुकी एक टॉप क्लास सेलिब्रिटी है, आइडल ग्रुप प्रिजन की सेंटर है और सोशल मीडिया पर अपने क्यूट लुक्स और बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए फेमस है। मुत्सुकी की डिफिकल्ट पर्सनैलिटी को देखते हुए रीमा सोचती है कि क्या वो अपने रोल में कंटिन्यू कर पाएगी। रीमा खुद से कहती है कि उसे अडैप्ट करना होगा क्योंकि उसे आखिरकार एक पॉपुलर एंटरटेनर का चार्ज दिया गया है। मुत्सुकी उस पर चिल्लाती है कि ख्यालों में खोना बंद करे और जल्दी से उसका मेकअप करे। रीमा सरप्राइज्ड है, ये पूछते हुए कि क्या डेडिकेटेड मेकअप आर्टिस्ट्स आमतौर पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मुत्सुकी पलटकर जवाब देती है कि इसीलिए तो रीमा वहां है। मुत्सुकी अग्रेसिवली जोर देती है कि मैनेजर्स के लिए मेकअप कर पाना नॉर्मल है, ये पूछते हुए कि क्या रीमा को लगता है कि वो गलत है। रीमा हकलाती है, क्योंकि उसने ऐसी चीज कभी नहीं सुनी। वो मन ही मन सोचती है कि ऐसी जगह पर रिकॉर्डिंग के लिए एडवांस मेकअप करना प्रोफेशनल्स के लिए भी मुश्किल होगा और कोई रास्ता नहीं है कि वो ये कर सके। मुत्सुकी घूरती है और मेकअप के ड्रीमा की तरफ फेंकती है, उसे बस इसे करने के लिए कहती है। जैसे ही वो ड्राइव करते हैं, वो नोट करती है कि पहुंचते ही वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे, इसलिए तब मेकअप के लिए कोई वक्त नहीं बचेगा। फिर वो धमकी भरे अंदाज में सजेस्ट करती है कि रीमा शायद उसे फिर से लेट करवाने का प्लान बना रही है, बस उसे शर्मिंदा करने के लिए। बाद में उस रात वापस अमागासाकी रेजिडेंस में
अपने कमरे में मुत्सुकी गुस्से में एक स्टफ्ड एनिमल फेंकती है। वो नई मैनेजर को लेकर गुस्से में उबल रही है, सोचते हुए कि उसमें क्या खराबी है। वो गुस्से से तिलमिला रही है कि नई मैनेजर ने एक ही दिन में उसे 2 बार जलील करने की हिम्मत की। क्योंकि सेट पर मेकअप फिर से करना पड़ा, प्रोड्यूसर गुस्सा हो गया और दूसरे ग्रुप के मेंबर्स ने उसके पीछे बातें की। वो खिलौने को बार बार लात मारती है, चिल्लाते हुए कि ये सब तब हो रहा है जब उसने आखिरकार उस दूसरी मुसीबत से छुटकारा पाया। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वो डिसाइड करती है कि अब इसके जरिए थोड़ी भड़ास निकालने का वक्त आ गया है। वो एक फिजी ड्रिंक का कैन खोलती है। वो इसे एग्रेसिवली गटक जाती है। काउच पर लेटे हुए वो सुकून की सांस लेती है। वो अपने एक्शंस पर रोक टोक न होने की फीलिंग का मजा लेती है। वो आत्सुमु के बारे में सोचती है, इमेजिन करते हुए कि उसने अपना घर और फैमिली खो दिया है और अब सड़क किनारे बुरी तरह मर रहा है। अपना मूड ठीक होते देख वो सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज पोस्ट करने का डिसाइड करती है। पिक्चर्स लेने के बाद वो पोस्ट सेंड कर देती है। वो मानती है कि उसके फॉलोअर्स बस आसानी से बेवकूफ़ बनने वाले लोग हैं, जिससे वायरल होना आसान हो जाता है। एक क्रेज्ड एक्सप्रेशन के साथ वो अपनी पोस्ट वायरल होने पर इतराती है ताकि उसे अच्छा फील हो। अपने फॉलोअर्स को स्टूपिड बंदर कहती है। बाद में मुत्सुकी गहरी नींद में सो रही है। उसका फोन जो खाली कैन्स के बीच पड़ा है, नोटिफिकेशन से पिंग करने लगता है। नई पोस्ट को बहुत अटेंशन मिल रही है। एक यूजर कमेंट छोड़ता है, ये पूछते हुए कि क्या वो वही देख रहे हैं जो उन्हें लगता है कि वो फोटो में देख रहे हैं। अगली सुबह लोगों का ध्यान तुरंत सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग सेक्शन की तरफ खिंचता है। स्टाफ ऑफिस में फोन जोर से बजता है। कामी यूकी कॉल उठाती है। वो कॉलर से झटका खाती है, जो उस पर सोशल मीडिया वाली फोटो के बारे में चिल्लाता है। कॉलर उसे इन्फॉर्म करता है कि वो अपना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि वो पोस्ट उनकी कंपनी की इमेज खराब कर देगी। वो ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे अनजान हो सकती है कि उसके टैलेंट ने क्या किया। कॉलर उसे बताता है कि इंटरनेट पर बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है, उसे तुरंत चेक करने के लिए कहता है। जैसे ही वो पोस्ट देखती है, उसका चेहरा डर से भर जाता है। इस तरह अमागसा की फैमिली को सिचुएशन के बारे में पता चला। जबकि मुत्सुकी शांति से खर्राटे ही रही है, एक ख्याल उभरता है, अमागसा की फैमिली के अब तक सफल होने की वजह। ये सब उसकी बदौलत था। आत्सुमो साकासेगावा, जिसकी 7 बहनें टॉप टियर सेलिब्रिटीज हैं, उसे उसकी फैमिली से निकाल दिया गया और उसने सब कुछ खो दिया। हालांकि अपने नए स्कूल में वो स्टनिंग त्सुकियो हिमेजी से मिला और वो ऑर्डिनरी यूथ एक्सपीरियंस करने लगा, जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, साथ में खुशी के पल एंजॉय करते हुए। जब वो साथ में बाहर थे, आत्सुमो और त्सुकियो का अचानक डरावने स्टूडेंट्स के एक ग्रुप से सामना होता है, जिनका लीडर ये जानना चाहता है कि आत्सुमो त्सुकियो हिमेजी के साथ क्यों घूम रहा है। आत्सुमो और त्सुकियो देखते रह जाते हैं, इस अचानक हुई कन्फ्रंटेशन से सरप्राइज होकर। डेलिंक्वेंट्स का ग्रुप उन्हें घूरता है। आत्सुमो कंफ्यूज्ड है, ये कहते हुए कि वो बस नॉर्मल तरीके से घूम रहे हैं। त्सुकियो सोचती है कि कॉन्गो इतनी परवाह क्यों करता है। वो गलती से इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो उन्हें ज्वाइन करना चाहता है। हालांकि कॉन्गो के साथ ही आत्सुमो को कन्वीनियंस स्टोर पर हुई पिछली कहासुनी से पहचान लेते हैं और अपने लीडर को इशारा करते हैं। कॉन्गो खतरनाक तरीके से ट्रांसफर स्टूडेंट आत्सुमो पर दोस्तों के साथ पंगा लेने का इल्जाम लगाता है। आत्सुमो शांति से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ उन जुड़वा भाइयों को रोक रहा था जो मुसीबत खड़ी कर रहे थे। फिर उसे याद आता है कि उस इंसिडेंट में एक एप्लीके शामिल था। वो मासूमियत से उसे वहीं ठीक करने का ऑफर करता है। इससे कॉन्गो और ज्यादा भड़क जाता है। कॉन्गो मुक्का मारता है, लेकिन आत्सुमो बाल बाल बच निकलता है। आत्सुमो उससे रुकने की विनती करता है। इस दौरान कॉन्गो के दोस्त उसे उकसाते हैं। सुकियो परेशानी में देखती है, सोचते हुए कि इतनी पब्लिक जगह पर लड़ाई का क्या करें। आत्सुमो सुझाव देता है कि वो शांत हो जाएं और बात करें, लेकिन वो तमाशा खड़ा कर रहे हैं। कॉन्गो पलटकर कहता है कि आत्सुमो उसके जज्बात नहीं समझ सकता। अपने 11 साल के कराटे एक्सपीरियंस की शेखी बघारते हुए वो आत्सुमो को गिरा देने की धमकी देता है। ये रियलाइज करते हुए कि वो अपने बड़े अपोनेंट के खिलाफ हाथ रोकना अफोर्ड नहीं कर सकता, आत्सुमो खुद को तैयार करता है। कॉन्गो आत्सुमो की तरफ दौड़ता है, उसे तैयार रहने के लिए चिल्लाते हुए। एक डिटरमाइंड लुक के साथ आत्सुमो मन ही मन माफी मांगता है उसके लिए जो वो करने वाला है। पलक झपकते ही आत्सुमो कॉन्गो के एक दोस्त का हमला डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर वो कॉन्गो के करीब पहुंचता है। वो उसकी मुट्ठी पकड़ता है और अपने अपोनेंट का मोमेंटम यूज करने की तैयारी करता है। एक पावरफुल मूव के साथ आत्सुमो कॉन्गो को जमीन पर पटक देता है, कन्फ्रंटेशन को तुरंत खत्म करते हुए। कॉन्गो के दोस्त शौक में है कि उनके लीडर को इतनी आसानी से गिरा दिया गया। सुकियो आत्सुमो के कूल अंदाज से इम्प्रेस्ड है। फिर वो पैनिक करती है और सजेस्ट करती है कि उन्हें चलना चाहिए। आत्सुमो राहत की सांस लेता है। इससे पहले कि वो जा सके, आत्सुमो उसे रोकने के लिए उसकी स्लीव पकड़ता है। जाने के बजाय आत्सुमो हारे हुए कॉन्गो और उसके दोस्तों को घसीट कर ले जाता है।
वो उन सबको एक टेबल पर बिठाता है, ये प्रपोज करते हुए कि वो बिना किसी हिंसा के शांति से बात करें। आत्सुमो कोंगो से एक्सप्लेन करने को कहता है कि पहले उसके कहने का क्या मतलब था कि वो उसके जज्बात नहीं समझ सकता। कोंगो रोते हुए अपनी जलन कन्फेस करता है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि आत्सुमो लड़ाई में स्ट्रांग है और स्कूल की सबसे प्रिटी लड़की के साथ डेट पर जाता है। वो अफसोस करता है कि क्लास में उस पे हंसा गया और उसने त्सुकियो को अपना सबसे बुरा रूप दिखाया। कोंगो टूट जाता है चिल्लाते हुए कि वो उन लड़कों से जलता है जो लड़कियों में पॉपुलर हैं। आत्सुमो दंग रह जाता है, ये रियलाइज करके कि पूरी लड़ाई इसलिए थी क्योंकि कोंगो उससे जलता था। उसके दोस्त उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं, उसका दर्द महसूस करते हुए। वो सोचता है कि खूबसूरत सुकियो के साथ उसकी दोस्ती बस एक इत्तेफाक था जिसने उसे पॉपुलर दिखाया। आत्सुमो ने यकीन दिलाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसके नजरिए से वो सब काफी कूल लगते हैं। कोंगो असहमत होता है, एक्सप्लेन करते हुए कि उनके डरावने अपीयरेंसेस की वजह से वो कभी लड़कियों के साथ घुल मिल नहीं पाए। एक एक्सप्लेन करता है कि उसकी सिंगल आईलिड्स की वजह से लोगों को लगता है कि वो हमेशा घूर रहे हैं। दूसरा कहता है कि उसके लंबे बाल और पीला रंग उसे डरावना दिखाते हैं। कोंगो ऐड करता है कि उसका बड़ा चेहरा और शरीर लड़कियों को डराता है और भगा देता है। वो कन्फेस करते हैं कि उन्हें लगा डेलिंक्वेंट्स की तरह एक्ट करना ही पॉपुलैरिटी का उनका एकमात्र रास्ता है। आत्सुमो उनके संघर्ष के साथ हमदर्दी रखता है, लेकिन नोट करता है कि ये ठीक नहीं चल रहा है। वो उन्हें बताता है कि लड़ाई करना इसे हैंडल करने का सही तरीका नहीं है और वो अपने एक्शंस के लिए माफी मांगते हैं। आत्सुमो मन ही मन असहमत होता है, सोचते हुए कि वो तीनों बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते। जब वो इस पर विचार करता है, त्सुकियो जो चुपचाप सुन रही थी, उनके अपीयरेंसेस के बारे में बोलती है। वो अपने कप को टैप करती है। वो आत्सुमो का ध्यान खींचती है। त्सुकियो आत्सुमो से पूछती है कि क्या वो उन तीनों का मेकअप कर सकता है। आत्सुमो इस रिक्वेस्ट से सरप्राइज्ड होता है। वो कॉन्फिडेंटली मदद करने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो कंफ्यूज डेलिंक्वेंट्स की तरफ मुड़ता है और उन्हें बताता है कि वो कोशिश करने वाले हैं। आत्सुमो अपने मेकअप टूल्स के साथ काम पर लग जाता है। जब वो खत्म करता है, वो नतीजे पेश करता है, उम्मीद करते हुए कि उन्हें पसंद आए। वो तीन लड़के आईने में अपने नए अपीयरेंसेस को देखते हैं, पूरी तरह से हैरान और सवाल करते हुए कि क्या ये सच है। रायता के लिए, जो अपनी सिंगल आईलिड्स को लेकर चिंतित था, उसने एक मिस्टीरियस इलोंगेटेड लुक क्रिएट करने के लिए आई शैडो यूज किया। फूटा के लिए उसने उसकी पेल स्किन को बेहतर बनाने के लिए फाउंडेशन यूज किया और जेंडर न्यूट्रल अपीयरेंस के लिए उसके बाल स्टाइल किए। आखिरकार कोंगो के लिए उसने उसके स्ट्रॉन्ग फीचर्स के साथ काम किया ताकि एक ज्यादा भरोसेमंद और जेंटल लुक क्रिएट कर सके। तीनों अपने नए लुक से दंग हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि अपने नए लुक्स के साथ वो डेलिंक्वेंट्स की तरह एक्ट किए बिना लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। आत्सुमो खुश है कि उन्हें रिजल्ट्स पसंद आए और कुछ सलाह देता है। उन्हें बताता है कि भले ही वो अपना अपीयरेंस बदल सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज खुद को वैसे ही प्यार करना सीखना है जैसे वो हैं। लड़के इतने आभारी हैं कि वो उसे सेंसेई बुलाने लगते हैं। सुकियो चिंता जताती है कि तीन लोगों का मेकअप करना जरूर मुश्किल रहा होगा। आत्सुमो इसे कैजुअली हरिट कर देता है कि ये उसके पिछले काम के मुकाबले कुछ भी नहीं है। फिर वो सवाल वापस उस पर डालता है, पूछता है कि क्या वो इंसिडेंट के बाद अब चिंतित नहीं है। सुकियो गर्मजोशी से मुस्कुराती है, जवाब देती है कि वो अब समझती है कि लड़कों को कैसा लगा। आत्सुमो माफी मांगता है कि दिन कैसा रहा, लेकिन नोटिस करता है कि कितनी देर हो गई है। वो उसे तसल्ली देती है कि ये ठीक है। वो धीरे से फुसफुसाती है कि अब वो हर रोज एक दूसरे को देख सकते हैं। शर्माते हुए दूसरी तरफ देखते हुए त्सुकियो आत्सुमो से कहती है कि ये अच्छा होगा अगर वो किसी दिन फिर साथ बाहर जा सकें, जिससे वो ब्लश करने लगता है और सरप्राइज रह जाता है। वो त्सुकियो द्वारा बाहर बुलाए जाने और तारीफ किए जाने पर बेहद खुशी महसूस करता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने पहले कभी इतना एक्सेप्टेड महसूस नहीं किया। उसे एक आराम का एहसास होता है। वो खुश है कि वो मददगार बन सका। इसके बाद ग्रुप ने साथ में कुछ फोटोज लीं, फिर वो अपने अपने घर चले गए। त्सुकियो रिफ्लेक्ट करती है कि भले ही दिन केओटिक का, लेकिन जवान होने का मतलब यही है। अपने फोन पर एक हैप्पी ग्रुप फोटो देखते हुए वो उम्मीद करती है कि वो आज की तरह ही और भी कई यादें बना सकेंगी। अत्सुमु साकासेगावा, एक फॉर्मर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सपोर्ट स्टाफ, को उसकी फैमिली ने निकाल दिया था। चेयरमैन अशिया सकुया की मदद से उसने एक नई स्कूल लाइफ शुरू की। अपने नए स्कूल में उसने स्कूल की टॉप ब्यूटी त्सुकियो हिमेजी से दोस्ती की और आखिरकार वो नॉर्मल यूथ जीने लगा जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, हॉलवे में कोई त्सुकियो हिमेजी को आवाज देता है। एक मेल स्टूडेंट हिम्मत करके त्सुकियो को स्कूल के बाद डेट पर जाने के लिए पूछता है। एक स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ वो साफ तौर पर उसे कहती है कि ये नामुमकिन है। लड़का और उसके दोस्त उसके रिजेक्शन से शॉक में जम जाते हैं। देखने वाले आइस क्वीन के एक और शिकार के बारे में फुसफुसाते हैं।
अंदर ही अंदर त्सुकियो घबराहट से कांपती है। काश वो एक्सप्लेन कर पाती कि उसके पहले से ही किसी और के साथ प्लान्स थे। त्सुकियो पैनिक करती है, पिछले दिन की प्रैक्टिस के बाद ठीक से बोलने में बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करते हुए। वो अत्सुमु से एक और मेकअप लेसन लेने का फैसला करती है। ये अफवाहें फैलने के बाद कि अत्सुमु ने उससे बात की थी, कई दूसरे स्टूडेंट्स ने त्सुकियो को अप्रोच करने की कोशिश की। नतीजन स्कूल जल्द ही उन बहादुर आत्माओं के आंसुओं के क्रिस्टल से भर गया जो रिजेक्ट हो गए थे। स्कूल के रूफटॉप पर अत्सुमु त्सुकियो को मेकअप लेसन देता है। वो उसे एनकरेज करता है, बताते हुए कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये एक प्राइवेट जगह है जहां वो अकेले साथ रह सकते हैं। अत्सुमु त्सुकियो की तारीफ करता है कि वो एक तेज और स्किल्ड लर्नर है। वो शर्माते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है, ये कहते हुए कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक अच्छा टीचर है। उन्होंने डिस्कवर किया था कि जब अत्सुमु उसका मेकअप करता है तो वो नॉर्मल बात कर पाती है। क्योंकि त्सुकियो लोगों से बात करने के काबिल होना चाहती थी, अत्सुमु ने उसे खुद मेकअप करना सिखाना शुरू किया। वो उसे कभी भी मदद करने का ऑफर देता है, लेकिन उसे लगता है कि ये मांगना बहुत ज़्यादा होगा। वो उसे तसल्ली देता है कि दोस्त होने के नाते वो हमेशा उस पर भरोसा कर सकती है। उसके दयालु शब्द उसे घबराहट में पैनिक करवा देते हैं, हमेशा को शादी से जोड़ते हुए। उसकी प्रोग्रेस के बावजूद वो अभी भी कभी कभी फ्रीज हो जाती है। अत्सुमु रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी मज़ेदार स्कूल लाइफ त्सुकियो की वजह से शुरू हुई, लेकिन एक समस्या बाकी थी। वो एक समस्या जो बाकी थी वो थी पैसा। उसके पिछले स्कूल के चेयरमैन ने पहले महीने का रेंट कवर किया था, लेकिन अब अत्सुमु को सब कुछ खुद पे करना था। वो अपने बचे हुए पैसे से काम चला रहा था, लेकिन वो खत्म होने वाला था। वो चिंता करता है कि क्या करे, एक ऐसी जॉब की विश करते हुए जिसके लिए उसे तुरंत पैसे मिल सकें। अचानक एक कार चिंचिनाती हुई पास में रुकती है। सनग्लासेस पहने एक स्टाइलिश यंग वुमन बॉडीगार्ड से घिरी हुई कार से बाहर निकलती है। वो हेरन हाई स्कूल को देखती है और उसे उसके नए स्कूल के रूप में पहचानती है। एक डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ वो और उसका ऑन्टिराज स्कूल ग्राउंड्स में जाते हैं, उसे ढूंढने के इरादे से। स्कूल के बाद अत्सुमु और त्सुकियो साथ घर चलने के लिए सहमत होते हैं। वो पास ही इकट्ठा हुई एक बड़ी शोर मचाती भीड़ को नोटिस करते हैं। ये हंगामा एक अकेली लड़की के इर्द गिर्द है जो फोटोज और ऑटोग्राफ्स मांगने वाले फैंस से घिरी हुई है। अत्सुमु और त्सुकियो को रियलाइज होता है कि वो कौन है। भीड़ में मौजूद लड़की अत्सुमु को देख लेती है और चिल्लाती है कि उसने उसे ढूंढ लिया है। वो सबको उसे जाने देने के लिए कहती है। अत्सुमु डिसबिलीफ में देखता है, कंफर्म करते हुए कि ये सच में वही है। लड़की का खुलासा अशिया असुका के रूप में होता है, जो टॉप आइडल ग्रुप एस्टरिस्क की सेंटर है। वो सीधे कंफ्यूज्ड अत्सुमु के पास चलती है, उसे बताती है कि वो उसे ढूंढ रही थी। आसपास के स्टूडेंट्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट आइस क्वीन और फेमस आइडल दोनों को जानता है। अत्सुमु अचानक मिली अटेंशन से ओवरवेल्म्ड है, ये महसूस करते हुए कि यह हाथ से निकल रहा है। एक क्लासमेट त्सुकियो से पूछता है कि वो लड़की कौन है। त्सुकियो एक्सप्लेन करती है कि अशिया एक आइडल है। एक क्लासमेट एक्सप्लेन करता है कि असुका आइडल ग्रुप एस्टरिस्क की सुपर पॉपुलर सेंटर है। अत्सुमु एक्सप्लेन करता है कि वो और असुका ट्रांसफर होने से पहले सेम स्कूल में जाते थे और वो उसके प्रति काइंड थी। ये सुनने पर त्सुकियो का एक्सप्रेशन ग्लूमी हो जाता है। असुका अत्सुमु का हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर ले जाती है। वो उसे बताती है कि कुछ है जो उसे बताना है। असुका अत्सुमु को करीब खींचती है और उसे गौर से देखती है। उसे बताती है कि उसे अपने साथ उसकी जरूरत है। जवाब का इंतजार किए बिना असुका भाग जाती है, विरोध करते हुए अत्सुमु को अपने साथ घसीटते हुए। पीछे छूटी हुई त्सुकियो उन्हें जाते हुए देखती है, साथ में स्ट्रॉबेरी केक खाने के उनके प्लान्स याद करते हुए। वो चुपचाप अत्सुमु के पहले वाले स्टेटमेंट पर सवाल उठाती है कि असुका इतनी काइंड थी कि वो उनके पुराने स्कूल में उससे बात करती थी। त्सुकियो निराशा से पाउट करती है, बड़बड़ाती है कि अत्सुमु एक डमी है। इस दौरान अत्सुमु खुद को असुका और उसके बॉडीगार्ड्स के साथ कार की पिछली सीट पर पाता है, पूछते हुए कि क्या हो रहा है। असुका अपने ड्राइवर इचिकावा को ड्राइव करने का ऑर्डर देती है। जैसे ही कार तेजी से निकलती है, एक घबराया हुआ अत्सुमु चिल्लाता है कि लोग आमतौर पर पहले चीजें एक्सप्लेन करते हैं। वो चिल्लाता है कि ये किडनैपिंग माना जाएगा, लेकिन असुका उसे शांत करने की कोशिश करती है, एक्सप्लेन करने का वादा करती है। कार में असुका जिद करती है कि अत्सुमु ऑनोरिफिक्स यूज करना बंद करे और बस उसे असुका बुलाए। वो हिचकिचाता है, ये महसूस करते हुए कि उस जैसे बिहाइंड द सीन्स इंसान के लिए ये इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन वो जिद करती है कि उसे परवाह नहीं है। फिर वो दोबारा पूछता है कि वो उसे यहाँ क्यों लाई है। वो बस जवाब देती है कि ये उसकी खातिर है। असुका अत्सुमु को अपने सपोर्ट स्टाफ के रूप में जॉब ऑफर करती है, जिससे वो शॉक रह जाता है और अनरेडी फील करता है। वो उसे अमागासाकी की 7 टॉप टियर बहनों को सपोर्ट करने के उसके इनक्रेडिबल काम की याद दिलाती है, ये कहते हुए कि उसका टैलेंट यूनिक है। वो उसे बताती है कि उसे उसके टैलेंट पर भरोसा है, इसलिए वो उसे अपने साथ चाहती है। अत्सुमु कन्फ्लिक्टेड है,
वो खुश है कि वो उसकी तारीफ कर रही है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से दूर रहना चाहता था। उसकी हिचकिचाहट देखकर असुका एक डेस्परेट ऑफर देती है कि अगर वो जॉब एक्सेप्ट करता है तो वो उसे तुरंत कैश में पे करेगी। पैसे की समस्या हल करने का ऑफर उसे डगमगा देता है। असुका करीब झुकती है, विनती करते हुए पूछती है कि क्या वो मना करेगा। आंखों में आंसू लिए असुका उससे एक्सेप्ट करने की भीख मांगती है। ओवरवेल्म्ड होकर और ये महसूस करते हुए कि उसकी विनती अनफेयर है, अत्सुमो आखिरकार मान जाता है। वो खुशी से अपने सपोर्ट स्टाफ के रूप में जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। अत्सुमो याद करता है कि कैसे असुका अशिया, वो पॉपुलर आइडल जिसे वो कुछ समय से जानता है, अचानक उसे सपोर्ट करने के लिए स्कूल से खींच ले आई है। वो सोचता रह जाता है कि आखिर उसका रोल क्या होना चाहिए। जब वो कार में होते हैं, असुका अत्सुमो को घूरती है और उस खूबसूरत लड़की के बारे में पूछती है जिसके साथ वो पहले था। अत्सुमो रियलाइज करता है कि उसका मतलब सुकियो हिमेजी से है। वो जल्दी से क्लैरिफाई करता है कि वो बस एक दोस्त है। असुका एक खतरनाक घूरी के साथ जस्ट अ फ्रेंड फ्रेज रिपीट करती है, जो अत्सुमो को डरा देता है। वो हिमेजी को पीछे छोड़ने के लिए गिल्टी फील करता है जब उनके घूमने के प्लान्स थे। असुका पाउट करती है, इस बात से नाराज होकर कि वो किसी और के बारे में सोच रहा है। वो उसे टोकती है कि वो किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है, जबकि उसे सपोर्ट करना चाहिए। असुका कॉन्फिडेंटली अत्सुमो से कहती है कि वो उसे अब से सिर्फ उसके बारे में सोचने पर मजबूर करेगी, इसलिए उसे तैयार रहना चाहिए। अत्सुमो घबराते हुए मान जाता है। वो इस बात पर हैरान होता है कि इतनी फेमस सेलिब्रिटी उससे इतनी कैजुअली बात कर रही है। अत्सुमो एस्टरिस्क की सेंटर के रूप में असुका के स्टेटस पर रिफ्लेक्ट करता है। वो मानता है कि वो बिना किसी शक के नंबर 1 आइडल है। वो स्टूडियो मिशिमोटो पहुंचते हैं, जहां असुका अनाउंस करती है कि वो एक प्रोमो वीडियो शूट करेंगे। असुका अचानक डिक्लेयर करती है कि अत्सुमो आज एस्टरिस्क के सभी मेंबर्स का मेकअप करेगा। अत्सुमो शॉक है, विरोध करते हुए कि ये उनके अग्रीमेंट का पार्ट नहीं था। असुका कैजुअली उसे तसल्ली देती है, ये मेंशन करते हुए कि उसने प्रिज्म की मुत्सुकी पर उसका इंप्रेसिव काम देखा था जब उन्होंने साथ परफॉर्म किया था। अत्सुमो बेकार और डाउट से भरा हुआ महसूस करता है। जैसे ही वो असुका के पीछे स्टूडियो में जाता है, वो सवाल करता है कि क्या वो इस जॉब के लिए सही इंसान है। फिल्मिंग डायरेक्टर ओइजुमी ताकाशी उनका स्वागत करते हैं, जो पूरे जोश से असुका के नए गाने की तारीफ करते हैं। वो स्पेसिफाई करते हैं कि लिरिक्स खासकर अच्छे थे और प्रेडिक्ट करते हैं कि ये बहुत बड़ा हिट होगा। असुका पैशनेटली कहती है कि उसने लिरिक्स लिखने में अपना दिल लगा दिया और शूट में अपना सब कुछ देगी। वो डायरेक्टर से उनका ख्याल रखने के लिए कहती है। वो और अत्सुमो बड़राई से झुकते हैं, अपना बेस्ट देने का वादा करते हैं। इसी के साथ ये मांगा समाप्त होती है और जो मांगा चैनल पर कंटिन्यू हो रहे हैं उनके पार्ट आपको मिलते रहेंगे। ऐसे और मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे मांगा हिंदी टोन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप भी कर देना, जिससे मुझे मांगा एक्सप्लेन करने की मोटिवेशन मिले।